विद्यार्थी मित्रों, मैं आपसे हिंदी में बात करूंगा, चलेगा? कारण उसका ये है कि मेरी मराठी भाषा अच्छी नहीं, आप सुनेंगे तो हंसेंगे, इसलिए मैं हिंदी में बात करता हूँ। सरल आसान हिंदी बोलूंगा, आपको समझ में आएगा। मैं सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करता हूँ जो आप अपनी कक्षाएं छोड़कर यहाँ उपस्थित हैं। मुझे आपसे भारत देश की एक बहुत गंभीर समस्या के बारे में बात करनी है और आप सब मिलकर उस समस्या का समाधान करें। इस देश के नागरिक होने के कारण ऐसा मुझे आपसे अपील करनी है। उसके पहले मैं इस महाविद्यालय के उप प्राचार्य बहुत उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उनके सभी सहयोगी प्राध्यापकों का आभारी हूँ जिन्होंने ये आयोजन किया है और मुझे आपसे बात करने का मौका दिया है। मैं पिछले 10-15 वर्षों से भारत देश की कुछ समस्याओं पर अभ्यास करता हूँ और ये अभ्यास मैं इस दृष्टि से करता हूँ कि भारत देश को अच्छा होना चाहिए। हमारे देश में जो अच्छाई है वो लगातार बढ़नी चाहिए और जो खराबियां हैं अपने देश की वो कम होनी चाहिए या समाप्त होनी चाहिए। उस दृष्टि से अपने भारत देश में इस समय बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक बात है जो थोड़ी सी खराब है, वो मुझे आपसे कहनी है। हमारा देश जो भारत है ना, ये पिछले 60 साल में आजादी के बाद एक समस्या में फंस गया है। आजादी के पहले वो समस्या नहीं थी, आजादी के बाद वो समस्या आई है। वो समस्या क्या है? हमारे देश भारत के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, विदेशी कर्ज हो गया है। ये विदेशी कर्ज जो है इतना हो गया है कि इसका ब्याज भरने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। कोई देश अगर कर्ज लेता है और उससे अपने देश के लिए कारखाने बनाए और कारखानों में सामान का उत्पादन हो, फैक्ट्रियां बने, उसमें सामान उत्पादन हो, वस्तुओं का उत्पादन हो, फिर वो बाजार में बिके, उसमें से मुनाफा आए, प्रॉफिट, उस प्रॉफिट से कर्ज वापस दे दिया जाए, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब कोई देश अपने पुराने कर्ज का ब्याज भरने के लिए नया कर्ज लाए तो समस्या। इसमें क्या होता है कि जो कर्ज का मूलधन है वो हर साल बढ़ता जाए। हमारे देश में ऐसा ही कुछ हो गया है। अपने भारत देश पर इस समय 18 लाख कोटि रुपए का कर्ज हो गया है। 18 लाख कोटि रुपए बहुत बड़ी रकम है। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसको आप कैलकुलेटर में नहीं लिख सकते। कैलकुलेटर में लिखो तो फेल हो जाता है। कैलकुलेटर में जास्ती 12 अंक आते हैं और 18 लाख कोटि लिखने में 16 अंक लगते हैं। 18 लिखना, उसके आगे 0 0 0 14 शून्य लगाना, इतनी बड़ी रकम है। आप पूछेंगे ये कर्ज हमने कभी लिया, किस देश से लिया? दुनिया में कुछ 24 देश हैं जिनसे हमने ये कर्ज लिया है। अमेरिका से ले लिया, जापान से लिया, जर्मनी से लिया, फ्रांस से लिया, कनाडा से लिया, डेनमार्क एक देश है वहां से लिया, स्वीडन से लिया, स्विट्जरलैंड से लिया, ऐसे 24 देशों से कर्ज लिया है। और ये स्वतंत्रता के बाद लिया है, उसके पहले नहीं लिया। आप पूछेंगे ये कर्ज लेने की जरूरत क्या, क्यों लिया हमने? कारण उसका ये था कि जब हम स्वतंत्र हुए 15 अगस्त 1947 को, तो अपने देश का खजाना खाली था, पैसा नहीं था अपने पास। आप बोलेंगे कहाँ गया पैसा हमारा? हमारा सारा पैसा अंग्रेजों ने लूट लिया था। आपको मालूम है अंग्रेजों ने कितना लूटा था इस देश में से? हमारे भारत में सबसे पहला अंग्रेज आया था, उसका नाम था टॉमस रो। वो ईस्ट इंडिया कंपनी का मैनेजर था। सबसे पहला वो अंग्रेज भारत आया और उसने जहांगीर नाम का जो भारत का राजा था उसके सामने एक एप्लीकेशन दिया, आवेदन पत्र दिया कि हमको भारत में व्यापार करने का लाइसेंस दे दो। तो जहांगीर ने बिना ज्यादा गंभीरता से सोचे हुए टॉमस रो को लाइसेंस दे दिया व्यापार करने। वो टॉमस रो ने फिर बाद में अपनी कंपनी बुलाई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया,
और गुजरात में सूरत नाम के शहर में पहली दुकान उन्होंने खोली। उस दुकान में उन्होंने सबसे पहली वस्तु जो बेचना शुरू किया था वो पता है क्या था? चाय। चाय बेचने से उन्होंने व्यापार शुरू किया था। अब चाय भारत में कोई पीता नहीं था, इसलिए उनकी बिकती नहीं थी। थोड़े दिन के बाद उनको लगा कि ये चाय का धंधा अच्छा नहीं है, तो कॉफी बेचना शुरू किया, वो भी नहीं बिकी उनकी, क्योंकि कॉफी भी कोई पीता नहीं था इस देश में। तो फिर उन्होंने सोचा अब क्या बेचना चाहिए यहाँ पर, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बेचना शुरू किया जो यहाँ देश में लोगों ने खरीदना शुरू किया था। एक उन्होंने नील बेचना शुरू किया। नील समझते, जो कपड़े में लगाते हैं, वो तीसरी वस्तु थी जो बेचना शुरू किया। उसमें से उनका थोड़ा थोड़ा व्यापार चल पड़ा। फिर उन्होंने एक वस्तु यहाँ बेचना शुरू किया था, शक्कर। शक्कर माने शुगर। हमारे देश में शक्कर नहीं बनती। शक्कर कारखाने अभी बने हैं आजादी के बाद, उसके पहले गुड़ बनता था। गुड़, हम सब लोग गुड़ खाते थे। अंग्रेजों ने हमको शक्कर खिलाई, धीरे धीरे आदत पड़ गई हमको, फिर खरीदना शुरू किया। अंग्रेजों की ये आदत थी कि वो पहले कोई भी चीज बेचते थे तो फोकट में बेचते थे, मुफ्त में। फिर भारतवासियों की सबसे बुरी आदत है कि मुफ्त में जहर भी लेने से। हमारे भारतवासियों को एक बहुत बुरी आदत है जो दुनिया में दूसरे देशों में नहीं है, कि मुफ्त में अगर कोई जहर भी दे तो ले लेते। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि सबसे पहले कोई आदमी गुटखा खाना शुरू करता है मुफ्त में, कोई उसका पड़ोसी खिलाता है। तंबाकू की आदत पड़ती है मुफ्त में, बीड़ी सिगरेट मुफ्त में पीता है, फिर आदत पड़ जाती है तो खरीद खरीद के पीता है। तो अंग्रेजों ने हमारी कमजोरी समझ ली, मुफ्त में कुछ चीजें बेची, हमें आदत पड़ गई, हमने खरीदना शुरू किया, उनका धंधा चल पड़ा। एक दुकान से दूसरी दुकान हो गई, दूसरी से तीसरी। 100 साल के अंदर हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में उनकी दुकान बन गई और खूब व्यापार उनका चल पड़ा, मुनाफा खूब हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, जो मुनाफा उनको मिला उससे उन्होंने एक फौज बनाई, आर्मी, और उस आर्मी की मदद से भारत को फिर उन्होंने लूटमार करना शुरू किया। अंग्रेजों ने एक आर्मी बनाई, सेना, जिसमें 3,65,000 सैनिक होते थे, जिनमें से 65,000 सैनिक इंग्लैंड से लाए थे, वो गोरे सैनिक थे, और 3 लाख सैनिक उन्होंने भारत से ही भाड़े पर लिए थे। भाड़े पर सैनिक मिलते थे इस देश, उनको पगार देते थे वो, और भारतवासी ही अंग्रेजों के लिए नौकरी करते थे। उन्हीं में से एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे, वो भी अंग्रेजों के यहाँ ऐसे नौकरी करता था। अंग्रेज क्या करते थे, जगह जगह लूट मार करते थे। और वो कैसे करते थे, मान लो, कल्पना करो, पनवेल नाम का कोई गांव है जहां आप रहते हैं। इस गांव का कोई राजा होगा जिसको आप सरपंच कह सकते हैं, सरपंच माने राजा गांव का। तो अंग्रेज पहले उसको एक चिट्ठी भेजेंगे पनवेल के सरपंच को, और उसमें वो लिखेंगे कि हम 30 जनवरी को पनवेल में आएंगे, हमको 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। स्वर्ण मुद्रा समझते हैं, गोल्ड कॉइन्स। पहले रुपया नहीं चलता था, स्वर्ण मुद्रा चलती थी। तो वो बोलेंगे 1000 स्वर्ण मुद्रा चाहिए या 10,000 चाहिए, आप तैयार रखना, और अगर आपने नहीं दिया तो पनवेल के सब लोगों को लूटेंगे। ये काम था अंग्रेजों का। तो उनकी सेना की एक टुकड़ी आएगी पनवेल में 30 जनवरी को, और अगर पैसा नहीं दिया उनको तो वो लूटमारी करेंगे। ये कुछ उसी तरह का धंधा था जैसा धंधा आजकल हमारे देश में ये डॉन किस्म के लोग करते हैं। दाऊद इब्राहिम नाम सुना है? वो आपको एक चिट्ठी भेजेगा, 10 कोटी दे दे, कोटी नहीं कहता, खोखा, 10 खोखा दे दे, नहीं दिया तो मारेंगे, नहीं तो लूटेंगे आपको। तो जो धंधा दाऊद इब्राहिम आज करता है, यही धंधा ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी 400 साल पहले। अब इसमें होता क्या था कि जो भारत में मजबूत किस्म के राजा होते थे वो मना करते थे कि हम कुछ नहीं देंगे। तो अंग्रेज कहते थे कि फिर तुम्हारे साथ लड़ाई करेंगे। हाँ ठीक है, लड़ाई करेंगे। तो भारत में ऐसे बहुत क्रांतिकारी राजा थे, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। जब भी अंग्रेज झांसी गए लूट करने के लिए, एक पैसा उसने नहीं दिया और लड़ाई किया उनके साथ।
ऐसे ही दक्षिण भारत में एक महान व्यक्ति, महान महारानी थी कित्तूर चेन्नम्मा, यही कोल्हापुर के बाजू में बेलगाम के नजदीक उसका गांव है। जब भी अंग्रेज वहां आए उसने एक पैसा नहीं दिया। ऐसे ही अपने पुणे के जो पेशवा लोग थे ना, ये भी पहले अंग्रेजों को एक पैसा नहीं देते थे, खूब लड़ाई होती थी। भारत में कई राजा ऐसे थे जो अंग्रेजों को कुछ नहीं देते थे और उनसे अंग्रेजों का लड़ाई होता था। उसमें अंग्रेज भी मरते थे, कुछ भारतवासी भी मरते थे। लेकिन कई राजा ऐसे थे जो बहुत ही डरपोक, एकदम कायर, डरपोक। वो अंग्रेजों को सामने से कहते थे कि आना मत, हम तुम्हारे घर पहुंचा देंगे 10,000 स्वर्ण मुद्रा या 20,000 स्वर्ण मुद्रा या 50,000 स्वर्ण मुद्रा। जो ऐसे डरपोक और कायर राजा इस देश में थे, उनमें से 2-4 नाम सुनाता हूँ, याद रखना जिंदगी भर उनको। सबसे कायर और डरपोक राजा इस देश में था जीवाजी राव सिंधिया। ग्वालियर का नाम सुना है? वैसे तो ये सिंधिया यही का है, सतारा के आसपास का उनका स्थान है। यहाँ से ये चले गए ग्वालियर की तरफ। तो ग्वालियर का महाराजा सिंधिया ये सबसे कमजोर और कायर था। जब भी अंग्रेजों की खत आती थी, चिट्ठी आती थी कि 10,000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, तो वो 1 लाख दे के आता और खुद जाता था देने में। कभी लड़ा नहीं वो अंग्रेजों से, आज तक नहीं लड़ा। ऐसे ही एक दूसरा राजा था, आपने पंजाब राज्य का नाम सुना? वहां पर एक मुख्यमंत्री है, थोड़े दिन पहले वो हट गया, अमरिंदर सिंह। इसके बाप का बाप, अमरिंदर सिंह के बाप का दादा, पिता, पिता का पिता, फिर पिता। तो वो बहुत ही कायल और कमजोर, जब भी अंग्रेज बोले तुरंत सामने से जाके पैसा देता। ऐसे ही एक भारत में छोटा सा राज्य था जींद, ये हरियाणा में, अभी वो जिला है, पहले राज्य था। वहां का राजा बहुत कायर है, वो तुरंत जाके पैसा दे। तो भारत में उस समय 565 राजा थे, कुल 565 हमारे यहाँ राज्य थे। अभी जो जिले हैं ना, वो सब पहले राज्य जैसे थे। सतारा अभी जिला है, पहले सतारा राज्य था। तो ये 565 राज्य थे। इनमें से करीब 20%, 20% राजा महाराजा बहुत कायर, कमजोर, निकम्मे, डरपोक, जो भी शब्द इस्तेमाल करना है, वो तुरंत अंग्रेजों को पैसा देते थे। और 80% थे बहुत मजबूत, लड़ना भिड़ना, उनके साथ युद्ध करना, ऐसा होता था। ये अंग्रेजों ने 100 साल किया हमारे देश में, लूटमार से पैसा इकट्ठा करना। और इस तरह से एक अंग्रेज अधिकारी का कहानी बताता हूं, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो 1750 में भारत आया और वो कलकत्ता में आया, सबसे पहले बंगाल राज्य में, कलकत्ता में। तो रॉबर्ट क्लाइव 17 साल यहाँ रहा और 17 साल में उसने जो कुछ धन लूटा वो लेके वापस इंग्लैंड गया। तो इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है ना, संसद, वहां पर उसको बुलाया गया और पूछा गया कि तुम कितने साल भारत में रहे? तो कहा 17 साल। क्या लूटा वहां से तुमने? तो उसने कहा कि मैंने भारत से सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात सब लूटे हैं। तो कितना लूटा है? तो वो कहता है कि इतना लूटा है कि उसको भारत से इंग्लैंड लाने के लिए 900 पानी के जहाज लगे, इतना लूटा है। 900 पानी के जहाज, 900 शिप्स। शिप समझते? एक होती है नाव, बोट, और एक होता है शिप। शिप जो है ना, बोट से बहुत बड़ा होता है। शिप का मतलब समझें तो एक उदाहरण देता हूँ। ट्रक देखा, टाटा का ट्रक बड़ा वाला, 17 ट्रक ऐसे सामने से खड़े करो, 17 ट्रक ऐसे खड़े करो, जितने एरिया में आएंगे वो एक शिप। और ऐसे 900 शिप, 900 जहाज भरकर सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के वो लूट के ले गए। तो उस समय जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, उसका प्राइम मिनिस्टर था ग्लैडस्टन। उसने पूछा कि ये जो तुम लूट के लाए हो सोने, चांदी और हीरे जवाहरात, ये इसका मूल्य कितना है? मात्रा समझ में आ गई, 900 जहाज तुम लाए हो, इसका मूल्य बताओ। तो उसने कहा 1000 अरब स्टर्लिंग पाउंड। 1000 अरब, अरब माने बिलियन, 1000 बिलियन स्टर्लिंग पाउंड। ये आपके समझ में नहीं आया, अभी मैं दूसरे तरह से समझा। 1000 अरब स्टर्लिंग पाउंड को रुपए में बात करें तो 80 लाख करोड़ रुपए। ये भी नहीं समझ में आया, 80 लाख करोड़।
ऐसे समझ लो, भारत की सरकार जो बजट बनाती है ना साल में, तो भारत की सरकार का 20 साल का बजट, और एक तरीके से समझा, हमारे यहाँ पंचवार्षिक योजनाएं बनती है, तो भारत की 8 पंचवार्षिक योजनाएं बने उतना पैसा। और सरल समझाता हूं, भारत में 7,32,000 गांव है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, सारे देश में 7,32,000 गांव हैं। एक एक गांव की सड़क को सोने से बना दें, कितना पैसा। मैंने एक दिन हिसाब निकाला था कि 80 लाख करोड़ का सोना खरीदना है, जो इस समय बहुत महंगा है, 12,000 रुपए का 10 ग्राम है। तो इससे इतना सोना आता है कि 7,32,000 गांव की जो सड़कें हैं ना, इनके ऊपर सोने की परत बिछा सकते हैं, लेयर। इतना पैसा एक अंग्रेज लूट ले गया, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव जैसे 184 अंग्रेज अधिकारियों ने इस देश को लूटा 200 साल। एक रॉबर्ट क्लाइव था, एक वॉरेन हेस्टिंग्स था, एक विलियम बेंटिंग था, एक डलहौजी था, एक लिलिथगो था, और आखिरी जो लुटेरा था उसका नाम था माउंटबेटन। तो टॉमस रो के जमाने से शुरू होकर और आखिरी अंग्रेज माउंटबेटन तक इस देश का इतना धन लूटा उन्होंने, इतनी संपत्ति लूटी कि दुनिया में सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश मिट्टी की चिड़िया रह गया। इतना लूटा अंग्रेज। और ये सब धन जो लूट कर अंग्रेज ले गए, मैं रात दिन कभी कभी सोचता हूं कि कोई दिन ऐसा आ जाए, हम हिंदुस्तानी लोग एक साथ खड़े हो जाएं और अंग्रेजों के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी अदालत, जिसको इंटरनेशनल कोर्ट कहते हैं, वहां मुकदमा दाखिल करें कि अंग्रेजों ने 200 साल जो भारत से लूटा है वो वापस कर दो, ब्याज के सहित वापस कर। और अगर किसी ने किसी को लूटा तो वो अदालत जा सकता है, दरवाजा खुला हुआ है, और वहां मुकदमे का फैसला अगर अपने पक्ष में हुआ तो अंग्रेजों से पैसा वापस मिलेगा। और वो कितना होगा? अकेले रॉबर्ट क्लाइव का 80 लाख करोड़, और रॉबर्ट क्लाइव जैसे 184 अंग्रेज अधिकारी, इतना धन आएगा कि देश की एक एक सड़क सोने से बना लो, एक एक मंदिर सोने से बना दो, इस देश की एक एक इमारत सोने से बना लो। तो आप बोलेंगे 60 साल में हमने किया क्यों नहीं ऐसा मुकदमा? मुश्किल ये है कि पिछले 60 साल में भगत सिंह जैसा कोई प्रधानमंत्री पैदा ही नहीं हुआ इस देश में जो ये करे। ये काम करने के लिए भगत सिंह जैसा खून चाहिए, ऊधम सिंह जैसा खून चाहिए, चंद्रशेखर आजाद वाला खून चाहिए। कई बार लोग मुझे कहते हैं, राजीव भाई, आजादी के 60 साल में हमने बहुत कुछ खोया तो कुछ पाया भी है ना? तो मैं कहता हूँ, हाँ, हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया। ये कैमरा ऑफ कर दीजिए 2 मिनट के लिए। जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो आपके लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं। एक देश तो बहुत ही छोटा है, उसका नाम है जिम्बाब्वे। उसका पुराना नाम है रोडेशिया, अभी हो गया जिम्बाब्वे। ये इतना छोटा देश है कि मुश्किल से महाराष्ट्र के 2 या 3 जिले के बराबर का देश है। सतारा एक जिला ले लो, पूना एक जिला ले लो, और ठाणा, 3 मिला दो तो पूरा एक देश है जिम्बाब्वे। इतने छोटे देश ने अंग्रेजों से अपना लूट का पैसा वापस ले लिया। अंग्रेजों ने इस देश को 450 साल लूटा, हमको तो 200 साल लूटा था, इस देश को 450। उस देश में एक ऐसा खुमारी वाला देशभक्त राष्ट्रपति हुआ, उसका नाम है रॉबर्ट मुगाबे। उसने अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय अदालत में किया, वो जीता और अंग्रेजों को पैसा देना पड़ा। तो जिम्बाब्वे अगर ये कर सकता है तो भारत भी कर सकता है। लेकिन महत्व की बात यह है कि कोई देशभक्त राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चाहिए। राष्ट्रपति तो नहीं, प्रधानमंत्री चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति कुछ कर नहीं सकता इस देश, उसके पास कोई पावर नहीं। तो खैर ये गलत कहानी है, लेकिन अंग्रेजों ने इतना लूट कर सब ले लिया यहाँ से। तो जब अंग्रेज गए ना 15 अगस्त 47 को, तो खजाना खाली था, कुछ पैसा बचा ही नहीं था। थोड़ा सा पैसा बचा हुआ था, वो बंटवारा हुआ भारत का, तो उसमें पाकिस्तान को देना पड़ा। एक 55-60 कोटी रुपए पड़े हुए थे।
तो जब बंटवारा हुआ ना 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया, तो वो पैसा पाकिस्तान को देना पड़ा। तो भारत का खजाना खाली था जब आजादी आई। अब सरकार के सामने ये समस्या थी कि क्या करें, देश का विकास करना है, पैसे है नहीं, तो सरकार ने कर्ज लेना शुरू किया था। ये था कर्ज लेने का कारण। अब वो कर्ज लेते लेते फिर आदत बन गई, और देने वाले देश ऐसे मिल गए जो पहले बोलते थे कि फोकट में दे रहे, लेते रहो। फिर उन्होंने ब्याज लेना शुरू किया हमसे। शुरू में ब्याज नहीं मांगा, 15-16 साल तक ब्याज ही नहीं मांगा। तो भारत के नेताओं को लगा कि फोकट में मिल रहा है, लेते रहो लेते रहो। फिर इन्होंने ब्याज लगाना शुरू किया, और ऐसा ऐसा ब्याज लगाया कि आज हम उसके लिए तकलीफ में हैं। 50%, कभी 60% ब्याज, कभी 70%। कुछ देशों ने तो 100% ब्याज पर कर्ज दिया। अब समस्या क्या हो गई है कि वो कर्ज का ब्याज बहुत है। हर साल करीब करीब 2,50,000 कोटी रुपए ब्याज में देना पड़ता है। इतना पैसा इकट्ठा करने के लिए फिर कर्ज लेना पड़ता है, फिर ब्याज भरने के लिए कर्ज ले, ये चक्कर चल पड़ा इस देश में। अब एक और समस्या आ गई है, जिन देशों से हमने कर्ज लिया है वो अब दादागिरी कर रहे हैं हमारे ऊपर, और उनकी दादागिरी ऐसी है, वो भारत सरकार को कुछ आदेश देते हैं, ऐसा करो, तो भारत सरकार वैसा करती है। जैसे अमेरिका नाम का देश है, उससे हमने कर्ज लिया है, तो वो दादागिरी पता है क्या करता है, वो भारत सरकार को बोलता है कि तुम्हारे रुपए की कीमत को कम कर दो, डॉलर की कीमत बढ़ा दो। तो भारत सरकार ये काम करती है। आप टीवी न्यूज सुनते हैं, टीवी न्यूज, उसमें कभी कभी आता है ना, डॉलर का भाव इतने टका बढ़ा। तो ये अमेरिका की दादागिरी को होता है। तो हमने क्या किया पिछले 60 साल में, ये अमेरिका की दादागिरी के कारण, पहले था 1 रुपया और 1 डॉलर बराबर थे दोनों 1947 में। अब इसका भाव बढ़ते बढ़ते 38 रुपए डॉलर हो गया। पहले तो 40 रुपए 49 रुपए तक हो गया, 49 तक। अब ये जो भाव बढ़ा रुपए का, सॉरी डॉलर का बढ़ा, रुपया गिरा, परिणाम क्या हुआ, गणित से अगर आप इसको हिसाब निकालें तो रुपए की कीमत 40 पट कम हो गई कि नहीं, और प्रतिशत में निकाले तो रुपए की कीमत 4000% कम हो गई कि नहीं। अब समस्या क्या आ रही है, समस्या ये आ रही है कि जो चीज हम अमेरिका को बेचें वो 40 पट सस्ती बिकेगी, और जो चीज अमेरिका से खरीदें वो 40 पट महंगी हो जाएगी। तो हम जो बेचेंगे, जिसको एक्सपोर्ट कहते हैं, निकास, ये सस्ता है, और हम जो खरीदेंगे, जिसको इंपोर्ट कहते हैं। अब आप जरा सोचो कि हम सस्ता बेचें और महंगा खरीदें, सस्ता बेचते जाएं, महंगा खरीदते जाएं, व्यापार कितने दिन चलेगा? नहीं चलेगा। तो उस व्यापार में बहुत घाटा हो रहा है। हर साल हम जो निकास करते हैं वो कम है, और आयात करते हैं वो ज्यादा है। दोनों के बीच 100 अरब डॉलर का घाटा है। इस घाटे को पूरा करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। दूसरी चीज अमेरिका को बेची जाती है, उसका नाम है आयरन ओर, कच्चा लोहा। जानते हैं ना आयरन ओर, जिससे स्टील बनता है। तो हम आयरन ओर अमेरिका को बेचते हैं, उसका भाव है 15 पैसा किलो, 15 पैसा किलो। और फिर वही अमेरिका हमको आयरन ओर से स्टील बना के वापस बेचता है, तो उसका भाव है 40 रुपए किलो। हम अपना लोहा दे रहे हैं 15 पैसे किलो, और उनसे खरीद रहे हैं 40 रुपए किलो। तो घाटा होगा कि नहीं? फिर उस घाटे को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है, फिर कर्ज का ब्याज देने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। इस चक्कर में देश फंस गया। आपको मैं एक छोटी सी माहिती देता हूं। अभी आप बाजार जाओ, 1 लीटर डीजल खरीदो तो कितने का है? 35 रुपए, 34 रुपए। महाराष्ट्र में मुंबई छोड़कर कहीं बाहर खरीदो तो 36 रुपए का है, मुंबई में 33-34 रुपए का है। ये डीजल 34 रुपए तब है जब डॉलर 40 रुपए है। अगर डॉलर और रुपया बराबर हो जाए ना, तो यही डीजल 70 पैसे लीटर मिलेगा। यही डीजल जो अभी आपको 34 रुपए लीटर। अगर डॉलर और रुपया बराबर हो तो पेट्रोल आपको मिलेगा 1.25 रुपए लीटर, 1 रुपए 25 पैसे लीटर।
अगर डॉलर और रुपया बराबर हो तो रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा 22 रुपए का, जो अभी है 300 रुपए। अगर रुपया डॉलर बराबर हो ना, मुश्किल से मुश्किल 350 रुपए आएगा एक साल, और 5 साल मिला दो तो 1500, 1200, 1500 रुपए में इंजीनियर बन के निकल सकते। मैं कहना जो चाहता हूं आपसे वो ये कि रुपया और डॉलर अगर बराबर हो तो हर चीज का कीमत 40 पट कम हो जाएगा अपने आप। महंगाई खत्म, और महंगाई खत्म तो हर गरीब आदमी कुछ भी खा पी सकेगा। ये महंगाई जो है ना, रुपया और डॉलर के चक्कर में है। कुछ महंगाई है टैक्स के कारण, और ज्यादा महंगाई है रुपया और डॉलर के एक्सचेंज रेट के कारण। और रुपए और डॉलर का एक्सचेंज रेट में डॉलर महंगा, रुपया सस्ता इसलिए है कि हमने कर्ज ले रखा है और अमेरिका की दादागिरी है, उसमें डॉलर का भाव बढ़ा। बात समझ में आ रही? अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि ये जो चल रहा है ये अच्छा है सब? ऐसे ही चलता रहे? अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा तो 2-4 साल में देश फिर डूब जाएगा। क्योंकि ये जो कुछ चल रहा है ना, इसमें हर साल हमको 2 लाख कोटी रुपए का नुकसान हो रहा है। हम एक्सपोर्ट सस्ता कर रहे हैं, इंपोर्ट महंगा कर रहे हैं। 2 लाख कोटी रुपए हर साल देश को नुकसान हो रहा है। और एक दादागिरी आजकल चल पड़ी है अमेरिका की। वो दादागिरी क्या है? जब भी हमारी सरकार उनसे कर्ज मांगने जाती है, हमारी सरकार समय समय पे उनसे कर्ज मांगती है अमेरिका से, तो कभी अमेरिका बोलता है अच्छा ठीक है आपको कर्ज मिलेगा, लेकिन हमारे देश की माने अमेरिका की कंपनियों को भारत में धंधा करने के लिए दरवाजा खोल दो। ये नई दादागिरी शुरू। तो हमारी सरकार जब कर्ज मांगती है तो अमेरिका कहता हमारी 100 कंपनियों को भारत में आने दो। तो भारत सरकार दरवाजा खोल के अमेरिका की 100 कंपनियों को बुलाती है, फिर उनको लाइसेंस दिए जाते हैं, फिर वो अमेरिका की कंपनियां आके वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, फिर उन उत्पादनों का जाहिरात टीवी पे किया जाता है। वो जाहिरात आप सब रोज देखते हैं। जाहिरात देख देख कर आपको लालच आता है, तो फिर वही अमेरिका की वस्तु आप खरीदने लगते हैं, और वो वस्तु खरीदें तो फिर भारत का पैसा अमेरिका जाना शुरू हो जाता है। ये खेल वैसा ही है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी खेला है। ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ कुछ वस्तुएं बेचती थी, उसका मुनाफा सब लंदन जाता था। अब अमेरिका की कंपनियां यहाँ वस्तुएं बेचती हैं, उसका मुनाफा अमेरिका जाता है। आपने आजकल देखा टीवी में जाहिरात बहुत आती है, न्यूज से ज्यादा जाहिरात आती है। 2 मिनट न्यूज आती है, 3 मिनट जाहिरात आती है। न्यूज जाहिरात, न्यूज जाहिरात, न्यूज जाहिरात। अंत में क्या होता है? न्यूज भूल जाती है, जाहिरात याद होती है। किसी को भी मैं पूछता हूँ कल क्या न्यूज देखा, तो कहते मालूम नहीं, माहिती नहीं क्या देखा। जाहिरात क्या देखा? तुरंत बोलते हैं ठंडा मतलब आपको भी याद है। ये जो जाहिरात है ना, ठंडा मतलब कोका कोला, ये अमेरिकी वस्तु का जाहिरात है। उस वस्तु का नाम है कोका कोला। ऐसी एक वस्तु है, उसका नाम है पेप्सी कोला। हाँ, ये दोनों अमेरिका की वस्तु है और ये भारत में बिक रही है। एक बाटली कोका कोला 12 रुपए में बिकती है, कभी 10 रुपए में भी मिल जाती है, लेकिन एक बाटली कोका कोला मात्र 70 पैसे में बनता है। क्या लगता है? पानी लगता है ना, पानी फोकट का है, पैसा लगता नहीं उसका। कोका कोला कंपनी को पानी का पैसा नहीं लगता, फोकट में पानी मिलता है। फिर उस पानी में वो रंग मिलाते हैं, कलर, वो बहुत सस्ता है। एक बाटली कोका कोला में रंग मिलाने में 2 या 3 पैसे का खर्चा है। फिर उसमें वो मिलाते हैं सैकरीन, सैकरीन माने मीठा बनाने के लिए। शुगर से वो बहुत सस्ती, शुगर तो 18 रुपए किलो है, सैकरीन तो 18 रुपए की 100 किलो है। हाँ, बहुत सस्ता है। तो सैकरीन मिलाते हैं, बहुत कम खर्चा आता है। फिर ऊपर से उसमें गैस मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो फोकट में सब जगह है। कार्बन डाइऑक्साइड ही फैली हुई है पूरे वातावरण में, तो उसका कोई खास खर्चा लगता नहीं। फिर उस बॉटल को बनाकर वो टैक्स देते हैं सरकार को, वो 1 रुपए लगता है। फिर जाहिरात करवाते हैं तो 30 पैसे खर्च होता है। बाटली बनाने में 70 पैसे, जाहिरात में 30 पैसे, टैक्स का 1 रुपया, कुल खर्चा 2 रुपए। अब 2 रुपए की बाटली उन्होंने बेच दी 12 रुपए।
तो मुनाफा 10 रुपए। अगर किसी भी विद्यार्थी ने एक बाटली कोका कोला पिया तो 10 रुपए अमेरिका को दिया, 2 बाटली पिया तो 20 रुपए दिया, 3 पिया तो 30। अब भारत में पता है क्या है, एक साल में 700 कोटी बाटली पी जाती है पेप्सी कोका। तो एक साल में भारत का 7,000 कोटी रुपए अमेरिका चला जाए। 7,000 कोटी, 7,000 कोटी रुपए में 100 इंजीनियरिंग कॉलेज बनते, उतना चला जाता है अमेरिका हर साल। एक वर्ष में 7,000 कोटी, 2 वर्ष में 14,000 कोटी। 15 साल से ये धंधा चल रहा है पेप्सी कोका, 1 लाख कोटी रुपए चला रहा है। अब क्या होता है कि हमने पेप्सी कोक पी लिया, पैसा अमेरिका गया। अमेरिका वो पैसा पाकिस्तान को देता है डोनेशन, क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती है और वो आज से नहीं है, तब से है जब से पाकिस्तान बना। ये जो जम्मू कश्मीर का सवाल है ना, ये अमेरिका ने उलझाया हुआ है, पाकिस्तान की दम नहीं है जो जम्मू कश्मीर पे भारत से टक्कर ले सके। वो अमेरिका का टेका मिला हुआ उसको सपोर्ट है, इसलिए ये मामला है। तो हम पैसा दे रहे हैं पेप्सी कोक पी के अमेरिका को, अमेरिका दे रहा है पाकिस्तान को, पाकिस्तान वो पैसा देता है त्रासवादियों को, और त्रासवादी उस पैसे से बनाते हैं बम और ब्लास्ट करते हैं मुंबई में। हम पीते हैं पेप्सी, पैसा जाता है अमेरिका, अमेरिका देता है पाकिस्तान को, पाकिस्तान त्रासवादियों को, त्रासवादी बम ब्लास्ट करते हैं, उसमें हमारे आपके भाई बहन मरते हैं। और हम क्या करते हैं, पेप्सी पीते हैं और भारत माता की जय। कैसे होने वाली है भारत माता की जय, सोचो। और मुझे इतना तकलीफ है, जो लोग पेप्सी को पीते हैं वो सब भारत माता के दुश्मन हैं, देशद्रोही हैं। लेकिन ये जो पेप्सी को पीने वाले देशद्रोही हैं, ये सब सुशिक्षित हैं, एजुकेटेड। मैंने आज तक किसी शेतकरी नागरिक को पेप्सी पीते नहीं देखा। वो क्यों नहीं पेप्सी पीता? क्योंकि सुशिक्षित नहीं, वो पढ़ने नहीं गया। बहुत अच्छा है, वो कभी पढ़ने जाता नहीं स्कूल कॉलेज में, तो इसलिए उसको मालूम भी नहीं है पेप्सी क्या है, कोका कोला क्या है। वो तो ज्यादा से ज्यादा ऊस का रस पीता है, या नींबू की शिकंजी पीता है, या नारियल का पानी पीता है, या संतरे या मौसमी का रस पीता है। शेतकरी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो पेप्सी कोक नहीं पीता, उसका रस, नींबू की शिकंजी, नारियल का पानी ये पीता है। और ये जो पढ़ा लिखा इडियट क्लास का आदमी इस देश में पैदा हुआ है, ये पेप्सी पीता है, पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, लिप्टन, सुट्रा। उसको पूछो भाई क्यों पीते हो पेप्सी, तो वो बोलता है आमिर खान कहता है इसलिए। अब आमिर खान क्यों कहता है ठंडा मतलब कोका कोला? क्योंकि उसको पैसा मिलता है। एक बार मैंने आमिर खान को ईमेल किया और उसको पूछा कि तुम ये जाहिरात क्यों करते हो ठंडा मतलब कोका कोला? तो उसने कहा मुझे ये जाहिरात करने का 7 कोटी रुपए मिलता है, इसलिए करता हूं। और आमिर खान ने मुझे बताया कि मैं साल में एक ही फिल्म बनाता, उसमें 3 या 4 कोटी मिलता एक साल में, और यहाँ 5 मिनट में ठंडा मतलब कोका कोला बोलने का 7 कोटी मिलता है। इसलिए मैंने ये धंधा शुरू किया आज। उसका ये धंधा है। फिर मैंने एक दिन आमिर खान को बहुत लंबा ईमेल किया कि तुम एक तरफ तो सरफरोश जैसी फिल्में बनाते हो जो त्रासवाद के खिलाफ है, और दूसरी तरफ तुम कोका कोला जाहिरात करके पैसा अमेरिका भेज रहे हो। अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है, पाकिस्तान त्रासवादियों को दे रहा है। ये तुम्हारा चक्कर क्या है? दोहरी जिंदगी क्यों है? तो कहता मैं तो पैसे के लिए करता हूं, कुछ भी करता हूं। सरफरोश भी पैसे के लिए बनाई थी, इसलिए थोड़ी बनाई थी कि देशभक्ति है। ये जो सिनेमा में काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेस है ना, ये पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। एक वो आपने देखा सलमान खान, वो डांस करता है, लेकिन डांस करते करते शर्ट उतार देता है, शर्ट उतार के डांस करता है। एक बार मैंने पूछा भाई तुम शर्ट क्यों उतारते हो बार बार ये डांस करते समय? तुमको कुछ खाज हो गई है, कुछ भी हो गई है, कुछ चर्म रोग हुआ है, कुछ चामड़ी का रोग हुआ है, क्यों शर्ट उतारते हो? तो उसने कहा मुझे शर्ट उतारने का 70 लाख रुपए मिलता है, इसलिए शर्ट उतारता हूं।
तब मैंने एक और ईमेल किया, उसका जवाब नहीं दिया उसने। मैंने कहा कि अगर 70 लाख मिलता है तो तुम शर्ट उतारते हो, 1 कोटी मिलेगा फिर? 1 कोटी में क्या उतारोगे? पैंट उतारेगा और 2 कोटी मिला तो? मैं जो आप विद्यार्थियों को समझाना चाहता हूँ वो ये कि सिनेमा के एक्टर और एक्ट्रेस कोई भी काम देशभक्ति से नहीं करते, पैसे से करते। पैसा मिले तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो पैसे के लिए धंधा कर रहे हैं, उसमें वो जाहिरात होता है। जाहिरात आप सब देखते हैं और आप पेप्सी को पीते हैं, नुकसान देश का हो जाता है। आमिर खान का कोई नुकसान नहीं, देश का नुकसान। कितना? मैंने बताया 10,000 कोटी रुपए साल का नुकसान। तो आप जरा सोचो थोड़ा शांति से कि हम पेप्सी पिए, देश को 10,000 कोटी का नुकसान हो, पाकिस्तान को पैसा मिले, त्रासवादियों को पैसा मिले, त्रासवादी मजबूत होते रहे, बम बनाते रहे, भारत में फोड़ते रहे, लोग यहाँ के मरते रहे। ये अच्छा खेल है चल रहा? अच्छा चलना चाहिए ये? तो बंद होना चाहिए ना ये खेल। कैसे बंद होगा? बताओ कैसे बंद होगा ये? खड़े होकर बोलो ना कोई एक विद्या। भारत के 64,000 नागरिकों की जान चली गई। मुंबई अकेले में नहीं, जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, मुंबई में, वाराणसी में, लखनऊ में, हिंदुस्तान के सैकड़ों शहरों। तो मुझे लगता है कि ये खेल बंद होना चाहिए और आप इसको बंद कर सकते। आप बोलेंगे कैसे? पेप्सी को मत पियो, बंद कर दो पीना। और आप जैसे करोड़ों हिंदुस्तानी पेप्सी को ना पिए, कोटि कोटि भारतवासी इसको बंद कर दे पीना, तो 1 पैसा भी अमेरिका को नहीं मिलेगा। तो वो पाकिस्तान को नहीं दे सकेगा, तो पाकिस्तान से त्रासवादियों को नहीं मिलेगा। तो भारत माता सुरक्षित रहेगी, देश सुरक्षित रहेगा। तो आप सब आज से एक संकल्प ले लो कि हम पेप्सी को नहीं पिएंगे। ले सकते हैं? अब आप में से ज्यादातर विद्यार्थी विज्ञान के हैं, ये मुझे पहले ही मालूम हो गया, इसलिए अब एक विज्ञान की माहिती दे देता हूँ। ये जो पेप्सी कोला है कैसे बनता है? इसमें मिलाते हैं पानी, पानी में सैकरीन, सैकरीन के साथ कलर, उसके साथ मिलाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिस पानी में मिली है वो पानी पीना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड पीने लायक गैस है, जहर है। आप पानी में मिला के बार बार कार्बन डाइऑक्साइड पिएंगे तो मृत्यु हो जाएगी। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये जब पानी में मिलाई जाती है तो पानी ज्यादा देर टिक नहीं सकता। टिकने का मतलब समझते? ज्यादा देर ठीक नहीं रह सकता। तो फिर उस पानी को ठीक रखने के लिए उसमें कुछ और केमिकल मिलाने पड़ते। जैसे केमिकल मिलाना पड़ता, उसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। और ये फॉस्फोरिक एसिड वही केमिकल है जिससे फिनाइल बनता है, हार्पिक बनता है। आपने टीवी में जाहिरात देखा हार्पिक? क्या करता है हार्पिक? संडा साफ करता है ना? हार्पिक से संडा साफ होता है क्योंकि उसमें फॉस्फोरिक एसिड, और वही फॉस्फोरिक एसिड पेप्सी कोक में भी। तो एक बार मुझे आइडिया आया, मैंने सोचा कि हार्पिक में फॉस्फोरिक एसिड है और उससे संडा साफ होता है, तो पेप्सी में भी फॉस्फोरिक एसिड है, पेप्सी से भी होना चाहिए संडा साफ। तो मैंने किया, मेरे घर में किया। एक बार मेरी आई को मैंने कहा कि हम 30 दिवस अपना संडा साफ नहीं करेंगे, इसको गंदा होने, खूब कचरा जमा होने, फिर इसको पेप्सी से साफ करेंगे। तो मेरी आई कहने लगी कि आप फालतू काम करता है। मैंने कहा एक परीक्षण करके देखना, विज्ञान का परीक्षण, विज्ञान में बिना परीक्षण के कुछ होता है। तो मेरी आई मान गई। 30 दिवस हमने हमारा संडा साफ नहीं किया, वो बहुत गंदा हो गया, एकदम पीला पीला कचरा जमा हो गया, आधा इंच कचरा जमा हो गया। फिर मैं एक बाटली पेप्सी कोला लाया, एक बाटली कोका कोला लाया, दोनों को मिलाया और टॉयलेट पॉट पे उसको स्प्रे कर दिया और 2 मिनट के बाद उसको पानी से धोया।
तो टॉयलेट बहुत झकाझक सफेद। वो दिन से मैंने जाहिरात करना शुरू किया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। अब मुझे बहुत दुख होता है कि पढ़े लिखे सुशिक्षित लोग टॉयलेट क्लीनर पीते हैं और जास्ती सुशिक्षित जास्ती पीते। इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेसर, मैनेजर, और अकेले नहीं पीते, घर में आने वाले अतिथि को भी पिलाते, मेहमान को भी पिलाते। एक तरफ कहते हैं मेहमान देवता होता है, देवताओं को ठंडा साफ पीना चाहिए। अब एक आखिरी बात, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि पेप्सी कोक में फास्फोरिक एसिड होता है। पेप्सी कोक में कुल मिलाकर 14 केमिकल होते हैं। आप चाहो तो नाम लिख लो, केमिस्ट्री वाले हैं आप तो आपको तो ये मालूम होना ही चाहिए। पेप्सी, कोका कोला, थम्स अप, लिम्का, सिट्रा, मिरिंडा, ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक हैं सब में 14 केमिकल हैं टोटल। पहला केमिकल तो मैंने बोल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है फास्फोरिक एसिड। तीसरा है सोडियम मोनोग्लूटामेट, सोडियम मोनोग्लूटामेट। चौथा केमिकल है पोटेशियम सॉर्बेट। पांचवा केमिकल है ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल। छठा केमिकल है मिथाइल बेंजीन। ये सब केमिस्ट्री के नाम है, आप सब जानते हैं, मिथाइल बेंजीन। सातवां केमिकल है मेथिल बेंजोएट। आठवां केमिकल का नाम ध्यान से सुनना, वो है DDT। DDT, DDT समझते हैं? मच्छर मारने वाली दवा, वो पेप्सी में है, कोक में। फिर उसके बाद आठवां केमिकल है एंडोसल्फान। शेतकरी उसको वापरते हैं अपने खेती में जंतु मारने के लिए, एंडोसल्फान। फिर एक है मेलाथियान। फिर एक केमिकल है डाइक्रोमेट। फिर एक है मोनोक्रोटोफॉस। और फिर एक केमिकल है जिसको मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था मीठा बनाने के लिए, सैकरीन। शुगर नहीं, सैकरीन। शुगर तो अच्छी चीज है, सैकरीन तो बहुत खतरनाक है। और एक लास्ट केमिकल है जिसका नाम है एस्पर्टेन। अब ये जो केमिकल मैंने बताए हैं आपको नोट इसलिए कराए हैं कि आप कल केमिकल डिक्शनरी निकालो। आपके कॉलेज में लाइब्रेरी है ना, तो लाइब्रेरी में जैसे इंग्लिश डिक्शनरी होती है ना, वैसे केमिस्ट्री की भी डिक्शनरी, फिजिक्स की भी डिक्शनरी। तो केमिस्ट्री डिक्शनरी खोलो और ये एक एक नाम पढ़ो क्या लिखा हुआ। एंडोसल्फान पढ़ोगे तो उसके सामने लिखा हुआ है दिस इज पॉइजन, माने जहर है। मेलाथियान खोलोगे पढ़ोगे तो पता चलेगा दिस इज कैंसरस, माने कैंसर करता है। एस्पर्टेन के सामने पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि मूत्रपिंड का कैंसर यही करता है, एस्पर्टेन। और ये जो सैकरीन है ना, सैकरीन के सामने पढ़ोगे आप तो लिखा हुआ है नपुंसकता लाने वाला ये दुनिया का सबसे खराब केमिकल। सैकरीन जितनी ज्यादा खाओ नपुंसकता उतनी जल्दी आए। फिर ये सब केमिकल पढ़ डालो, इसमें से एक तो बहुत ही खतरनाक है जिसका नाम मैंने लिया ना मेथिल बेंजोएट। ये इतना खराब केमिकल है कि ये बताया जाता है विज्ञान में कि कोई आई को गर्भावस्था हो और गर्भ में कोई शिशु हो और उस आई को मेथिल बेंजोएट का 0.005 मिलीग्राम का एक डोज दे दो तो जो गर्भस्थ शिशु है वो विकलांग हो जाए। आई कितनी भी स्वस्थ है, इतना खतरनाक केमिकल है मेथिल बेंजोएट। आई के बारे में सारी दुनिया के वैज्ञानिक ये कहते हैं कि आई का जो गर्भाशय है वो दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान होता है, वहां तक कोई जहर नहीं पहुंच सकता, लेकिन मेथिल बेंजोएट उसको भी पेनिट्रेट कर देता है।
मैंने ये सब केमिस्ट्री की डिक्शनरी में पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया मेरा कि 14 जहर रोज मिला मिला के पी रहे हैं तो कैंसर भी होगा, डायबिटीज भी आएगी, नपुंसकता भी आएगी, ब्रेन हेमरेज भी होगा, पैरालिसिस भी होगा, 48 रोग। तब मुझे बहुत गुस्सा आया इस कंपनी पर, तो मैंने इस कंपनी के खिलाफ एक मुकदमा किया हुआ। वो मुकदमा पहले हाई कोर्ट में किया था मैंने, राजस्थान में, जयपुर। वहां मैं जीता, कंपनी हारी। अब वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अभी भी चालू है। उस मुकदमे का थोड़े दिन में फैसला आने वाला है। जज के सामने मैंने सारे सबूत रख दिए कि ये जितने केमिकल हैं इससे शरीर को कितना नुकसान होता है। एक इंजेक्शन अगर भर दिया जाए पेप्सी कोला का और किसी व्यक्ति को लगा दिया जाए जो स्वस्थ है तो 15 मिनट में हार्ट अटैक आ जाता है। और आप जानते हैं कोई भी चीज जब आप पीते हैं या खाते हैं तो अल्टीमेटली ये आपके ब्लड में ही जाती है, रक्त में ही जाती है। तो पेप्सी को रक्त में इंजेक्ट कर दो तो हृदय घात हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। एक बंदर को मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक बंदर मैंने पकड़ा था। बंदर के बारे में दुनिया ये जानती है कि बंदर कभी बीमार नहीं पड़ता, उसको कोई रोग नहीं आता, क्योंकि वो प्रकृति के हर उस नियम का पालन करता है जो निरोगी रहने के लिए नियम बनाए गए। उस बंदर का ब्लड, जिसका RH फैक्टर दुनिया में सबसे आइडियल है, और आदमी के RH फैक्टर को बंदर के साथ कंपेयर किया जाता है जब ब्लड रिपोर्ट आप पढ़ते हैं। उस बंदर को मैंने 2 इंजेक्शन लगाए थे, एक पेप्सी और एक कोका कोला। बंदर 20 से 22 मिनट में मर गया था, तब कि मेरी आंखों के साथ। इतना खतरनाक है पेप्सी को। तो हमने मुकदमा किया है, हाई कोर्ट में हम जीते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी शायद जीतेंगे। इस मुकदमे में हंगामा हो गया, पार्लियामेंट में ये बात आ गई कि सरकार ने इतनी खतरनाक पेप्सी को कंपनी को लाइसेंस क्यों दिया जब ये जहर बेच रहे हैं। तब हमारे प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम अमेरिका से कर्ज लेते हैं तो अमेरिका की हर शर्त माननी पड़ती है। तो अमेरिका ने शर्त लगाई थी कि पेप्सी को भारत में बिक्री करने दो तभी कर्ज मिलेगा। तो हमने इस कंपनी को लाइसेंस दिया, तो कोर्ट ने कहा कि लाइसेंस रद्द कर दो। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हैं कि पेप्सी को की बोतल पर हम लिख देंगे कि इसको पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जैसे सिगरेट के डिब्बे में लिखा होता। लाइसेंस रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक कर्ज वापस नहीं करेंगे अमेरिका का तब तक लाइसेंस रद्द नहीं होता, कोई भी प्रधानमंत्री आ गया। तो ये जब गंभीर मामला आया तो संसद में बहुत हल्ला हुआ। तो पार्लियामेंट के जो सारे एमपीज है ना, लोकसभा राज्यसभा के, इन्होंने एक तुरंत फैसला किया कि लोकसभा की कैंटीन में पेप्सी कोक को बैन कर दें, क्योंकि उनको डर है कि हम भी मर सकते हैं। ये हरामखोर पुजारी अपने डर से पेप्सी कोक बिकना बंद किया कैंटीन में, पूरे देश में बिकना बंद नहीं कराया है, वो अभी भी चालू है। माने जनता मरे तो मरे, पुजारी जिंदा रहनी चाहिए, ऐसा है। एक दिन मैंने क्या किया, उस समय जब ये हमने मुकदमा माल बिकेगा नहीं तो ये कंपनी अपने आप अमेरिका भाग जाएगी, यही सरल तरीका है। और ये तरीका उन्होंने कहा कि मेरा नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये लोकमान्य तिलक का बताया हुआ है। आपको मालूम है लोकमान्य तिलक जिन्होंने आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा काम किया, 1920 के आसपास उन्होंने एक स्वदेशी आंदोलन किया। वैसे तो 1905 से शुरू हो गया था। तो बहुत लोग पूछते थे लोकमान्य तिलक को कि आप ये स्वदेशी स्वदेशी क्यों बोलते हैं, स्वदेशी वापरो स्वदेशी वापरो। तो तिलक कहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने का यही तरीका है, स्वदेशी वापरो। माने अंग्रेजी माल मत खरीदो, ईस्ट इंडिया कंपनी भाग जाएगी। और उनके बताए हुए मार्ग पर गांधी जी ने काम किया और ये देश आजाद हुआ। अंग्रेज गए, ईस्ट इंडिया कंपनी भी गई। तो मुझे यही भरोसा है कि हम भी वही मार्ग पर अगर चले, पेप्सी को बहिष्कार करें, ना भी है तो एक दिन ये कंपनी भी भाग जाएगी और देश को कुछ फायदा तो हो ही जाएगा, कम से कम नुकसान तो नहीं होगा। तो आप इस काम में कुछ मदद करेंगे? आप बोलेंगे जी क्या मदद करें, आप इतना ही करो कि आप पेप्सी को मत पियो और आपके आई बड़े को कहो वो भी ना पिए, और कोई फोकट में दे तो भी मत पियो,
और किसी को पीता हुआ देखो तो इतना जरूर कहो एजुकेटेड इडियट, ये संडास साफ करने की चीज क्यों पी रहा है। तो जब आप उसको बोलोगे ना तो उसको बहुत खराब लगेगा, क्योंकि एजुकेटेड आदमी जो होता है ना वो बहुत अहंकारी होता है, वो जानता है कि दुनिया का सब ज्ञान उसी के पास है, होता वो महामूर्ख है। मेरा 15 साल का तजुर्बा है, जो अनएजुकेटेड है वो बहुत ज्ञानी है, पहले से ही शिरडी का रस बने उसका रस पी रहा, जो एजुकेटेड है वही पी रहा है संडास साफ करने का पानी। तो वो बोलेगा तुमको कैसे माहिती है ये संडास साफ करने का, तो उसको कहो कि तुम एक दिन अपनी संडास साफ करके देख लो ना। संस्कृत में एक सूत्र है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष है उसके प्रमाण की जरूरत क्या, तो वो एक दिन भी साफ करेगा संडास बहुत अच्छा साफ होता है, क्योंकि मैं 100 बार कर चुका हूं। और ये माहिती फैलती जाएगी, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। परिणाम क्या आएगा, बिक्री कम होती जाएगी, एक दिन कंपनी भाग जाएगी। भले प्रधानमंत्री उसको ना भगा सके लेकिन आप भगा सके। समझ में आया, याद रहेगा। फिर आप बोलोगे हम क्या पिए, पेप्सी कोक तो बंद करो, पीने के लिए उसका रस पियो। मैंने एक दिन हिसाब निकाला, सब हिंदुस्तानी उसका रस पिए, पेप्सी बंद कर रहे हैं, कोक बंद कर रहे हैं, तो 10,000 कोटी रुपए का उसका रस बिकेगा, और 10,000 कोटी रुपए सीधा शेतकरी समाज को मिलेगा नहीं। और शेतकरी समाज को एक साल में 10,000 कोटी मिला, तो 10 साल में ऊस उत्पन्न करने वाला एक एक शेतकरी कोटिपति हो जाएगा। और अगर शेतकरी कोटिपति हुआ, अगर शेतकरी समाज कोटिपति हुआ तो फिर वो आत्महत्या नहीं करेगा। तो शेतकरी समाज की आत्महत्या की समस्या का भी समाधान आप कर सकते हैं। उसका रस पियो, बिक्री ज्यादा हो। उसका नहीं मिलता तो नींबू की शिकंजी पी लो, तो भी पैसा शेतकरी को ही मिलेगा, क्योंकि नींबू भी शेतकरी ही पैदा कर रहा है। संतरे का रस पी लो, द्राक्ष का रस पी लो, मौसमी का रस पी लो, कुछ नहीं मिलता तो मिट्टी के घड़े का पानी ही पी लो। घर में है, टैक्स फ्री है, कॉस्ट फ्री है, साइड इफेक्ट नहीं है, पेप्सी कोक से अच्छा। समझ गए। अब दूसरी एक छोटी बात और समझाना चाहता हूं कि टीवी में जाहिरात देखकर कभी भी कुछ मत खरीदना, क्योंकि ये सब जाहिरात झूठ है, एक भी सच नहीं। आपने टीवी में जाहिरात देखा है, लाइफ बॉय है जहां, अच्छा आपको ऐसा लगता है कि तंदुरुस्ती लाइफ बॉय से आती है? अगर मान लो तंदुरुस्ती आती है लाइफ बॉय से, तो भोजन क्यों करते हो, भोजन करना बंद करो, एक एक लाइफ बॉय खरीदी करो, दिन भर रगड़ते रहो, तंदुरुस्ती आएगी, आएगी। ये लाइफ बॉय परदेशी साबुन है, भारत का नहीं। ये भी ऐसी दादागिरी में आई हुई कंपनी है, जैसे पेप्सी कोका कोला आया ना अमेरिका की दादागिरी में, ऐसी ही एक कंपनी आई है इस देश में, उसका नाम है यूनिलीवर। वो हॉलैंड देश की है और ये हॉलैंड की दादागिरी में आई है। हमने हॉलैंड से भी कर्ज ले रखा, इसलिए ये कंपनी आई। ये बेचती है लाइफ बॉय। एक लाइफ बॉय बनता है 90 पैसे का, 90 पैसे का, और वो बेचते हैं उसको 12 रुपए, लूट लूट के ले जा रहे हैं। यही कंपनी बेचती है लक्स। एक लक्स बनता है 1 रुपए 40 पैसे का, बेचते हैं 14 रुपए। फिर यही कंपनी बेचती है पियर्स। पियर्स 2.5 रुपए का बनता है, 25 रुपए का बेचते हैं। इसी कंपनी का एक साबुन है डव, वो 40 रुपए का 100 ग्राम साबुन है, 400 रुपए किलो। गाय के दूध से महंगा साबुन, गाय का दूध 150 रुपए किलो, साबुन 400 रुपए। और ये जो पढ़े लिखे इडियट लोग हैं ना, ये गाय का दूध नहीं खाते, कहते हैं इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। 150 रुपए किलो की चीज नहीं खाते, 400 रुपए किलो का साबुन रगड़ते हैं और पानी में बहाते हैं, वो नाली में नहीं जाता है, खाने के भी काम नहीं आता। आप ये मूर्खाई मत कर, ये लाइफ बॉय लक्स मत लगा, क्योंकि इससे 18,000 कोटी रुपए देश को नुकसान दर वर्ष। तो आप बोलेंगे फिर कौन सा साबुन लगाना? मेरी मानो तो बिना साबुन के नहाना। हाँ, क्या तकलीफ है? आपको एक सवाल पूछता हूं, आपको मालूम है भारत देश में एक त्योहार आता है महाशिवरात्रि?
उस दिन शंकर भगवान को स्नान कराते हैं, किससे कराते हैं? कि साबुन से। शंकर जी लक्ष्य से नहाते, मालूम है? और पार्वती लाइफ बॉय लगाते। कभी आपने ये सोचा कि भगवान को दूध से क्यों नहलाते, साबुन से क्यों नहीं नहलाते? सोचा क्यों? आप विज्ञान वाले हैं, इसलिए मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। दूध से ही क्यों नहलाते हैं भगवान को, साबुन से क्यों नहीं नहलाते? स्नान क्यों किया जाता है? पहले तो ये सवाल, क्यों करते हैं स्नान? तो आप कहोगे शरीर की स्वच्छता के लिए। स्वच्छता का मतलब क्या है? मतलब ये है कि सवेरे से शाम तक आप जो इधर उधर भागदौड़ी करते रहते हैं, इसमें धूल और धुएं के जो छोटे छोटे कण हैं, पार्टिकल्स, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ये आपकी त्वचा में अंदर घुसते रहते हैं। त्वचा में छोटे छोटे रोम छिद्र हैं, करोड़ों की संख्या में, तो इनमें ये डस्ट पार्टिकल घुस जाते हैं, तो ये त्वचा के जो रोम छिद्र हैं ये बंद हो जाते हैं, और ये बंद हुए तो पसीना नहीं निकलता। पसीना नहीं निकले तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह सकता। पसीना निकलना बहुत जरूरी है, नहीं तो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा तो पैरालिसिस हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। इसलिए हमारे दिमाग में, मस्तिष्क के पीछे के भाग में एक ग्रंथि होती है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ग्रंथियां तो आप जानते हैं ना, ग्लैंड्स। तो हाइपोथैलेमस नाम की ग्लैंड है, ये ग्लैंड है जो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए है। और जब बॉडी टेम्परेचर अंदर से बढ़ता है तो ये पसीने को बाहर छोड़ती है ताकि आपका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। जैसे ही पसीना निकलेगा शरीर ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अब ये पसीना निकलने वाले छेदों में अगर धूल घुसी हुई है, मिट्टी घुसी हुई है, तो कैसे अंदर की मिट्टी गंदगी निकलती है, यही है ना। अब अंदर की मिट्टी और गंदगी निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? आप सब विज्ञान पढ़ते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा है सरफेस टेंशन, तो बस वही की ये कहानी है सरफेस टेंशन। आप जानते हैं ये हमारी स्किन एक सरफेस है, ये त्वचा जो है ना एक तरह का सरफेस है, इसमें टेंशन है, हर एक सरफेस में टेंशन है। तो ये टेंशन बढ़ता और घटता है। तो अगर त्वचा में सरफेस टेंशन बढ़ गया तो क्या होगा? ये त्वचा संकुचित होगी, ऐसे कर। तो ये जो मिट्टी धूल घुसी हुई है ये अंदर जाएगी, और सरफेस टेंशन कम हुआ तो ये त्वचा ऐसे खुलेगी और धूल मिट्टी बाहर आएगी। तो स्नान करते समय सरफेस का टेंशन कम किया जाता है, माने त्वचा का टेंशन कम किया जाता है ताकि मिट्टी बाहर निकले। और सरफेस का टेंशन कम करने की सबसे अच्छी चीज दुनिया में कोई है तो वो दूध है, दूध। आप एक प्रयोग करो, आज घर जाओ, थोड़ा दूध ले लो, चेहरे पे लगाओ, और फिर रूह है ना कापूस, उससे चेहरा पोछो तो कापूस एकदम काला काला हो जाए। होता है? कैसे हुआ? अंदर जो गंदगी थी वो दूध ने बाहर निकाल दी और कापूस से पोछा तो उस पर आ गई। तो दूध है जो गंदगी को निकालता है, इसलिए दूध से स्नान किया जाता है। इसलिए शंकर भगवान दूध से नहाते हैं, बहुत इंटेलिजेंट है। साबुन पता है क्या है? साबुन है कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को रगड़ोगे तो ये तो अंदर घुसता है त्वचा में, तो सब छिद्र बंद कर देता है। और आप जब स्नान करके बाथरूम से निकलते हैं ना तो नाखून से ऐसे लाइन खींचो, सफेद रंग की लाइन खींचते, वो सफेद रंग की लाइन कास्टिक सोडा की है। और ज्यादा कास्टिक सोडा लगा लिया तो त्वचा पर एक रोग आता है जिसका नाम है एक्जिमा, सोराइसिस, इचियोसिस। साबुन से ये सब रोग होते हैं। तो कोई भगवान साबुन से नहीं नहाता, सब दूध से नहाते। तो आप भी नहाओ, दूध से नहाओ। भारत में एक पुरानी कहावत है, दूधो नहाओ पूतो फलो। कभी किसी ने ये नहीं कहा लक्स लगाओ पूतो फलो या लाइफ बॉय से नहाओ पूतो, दूध से नहाओ। तो आप कहेंगे दूध बहुत महंगा है, साबुन से सस्ता है। दूध का हिसाब निकालो, 1 लीटर दूध कितने का? 20 रुपए का, 25 का मान लो। 1 किलो दूध 25 का, अच्छा क्वालिटी। और 1 किलो साबुन 400 रुपए का।
और अगर 15 रुपए का 100 ग्राम साबुन खरीदो तो भी 1 किलो साबुन 150 रुपए का। तो 150 रुपए किलो साबुन, 25 रुपए किलो दूध, क्या सस्ता है? दूध सस्ता है ना, तो दूध से नहाओ। अब मेरा दूसरा हिसाब है कि सब दूध से नहाने लगे इस देश में तो दूध की बिक्री बढ़ेगी, तो मुनाफा सब शेतकरी समाज को ही जाएगा, क्योंकि दूध पैदा करने की ताकत शेतकरी समाज में ही है। ये शहर में रहने वाले दूध नहीं दे सकते। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं अपनी मारुति कार में से, धुआं निकालते हैं, मारते हैं आपको। ये तो शेतकरी है जो जानवर पालता है, गाय भैंस रखता है तो दूध मिलता है, तो पैसा शेतकरी को मिलेगा तो और ज्यादा गाय पालेगा, और ज्यादा भैंस पालेगा, तो दूध की बिक्री बढ़ेगी। तो अपने को दूध की ही बिक्री बढ़ानी है, दारू की नहीं। तो नहाओगे दूध से। अब आप बोलोगे नहाए कैसे? तरीका मैं बता देता हूँ, बहुत सरल। 2 चमची दूध लगता है बस नहाने। 2 चम्मच है ना, चम्मच, टीस्पून, इतना ही दूध लगता है, ज्यादा नहीं चाहिए। 2 चम्मच दूध ले लेना, बिना गर्म किया हुआ, ठीक है? और उसको शरीर में ऐसे लगाना जैसे तेल लगाते, तेल मालिश करते ना, ऐसे दूध मालिश करना। और 2 मिनट के बाद पानी से नहाना, सिर्फ 2 मिनट। तो सारा मैल और गंदगी शरीर का जाता हुआ दिखेगा आपको। और दूध से नहाएंगे तो 4 फायदे। पहला फायदा कि ये जो त्वचा है ना, ये एकदम नरम रहेगी, सॉफ्ट। और त्वचा नरम रहेगी तो कभी चर्म रोग नहीं आएगा। दूसरा फायदा है दूध से नहाओ तो बिक्री दूध की बढ़ेगी, तो मुनाफा शेतकरी को। तीसरा फायदा बहुत अद्भुत है कि जो दूध लगाया तो चमड़ी एकदम नरम है, तो फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं। फेयर एंड लवली का बहुत खर्चा। 25 ग्राम फेयर एंड लवली 40 रुपए की, 50 ग्राम 80 रुपए की, 100 ग्राम 160 की, 1 किलो 1600 रुपए की फेयर एंड लवली, 400 रुपए किलो बादाम, 1600 रुपए किलो फेयर एंड लवली, 200 रुपए किलो काजू, 1600 रुपए किलो फेयर एंड लवली, 150 रुपए किलो गाय का दूध, 1600 रुपए किलो फेयर एंड लवली। पढ़े लिखे इडियट क्लास के लोग काजू बादाम नहीं खा रहे, फेयर एंड लवली लगा रहे। और पूछो क्यों लगा रहे हो, तो कहते गोरापन आता है इससे। किसने कहा कि फेयर एंड लवली लगा के कोई गोरा होता है? वो टीवी जाहिरात कहता है ना। मैंने एक बार मेरे गांव में एक मशी को फेयर एंड लवली लगाया और 4 साल लगाया, रगड़ रगड़ के लगाया, वो आज तक काली की काली। दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो काले को गोरा बना दे। काला और गोरा होना आपको मालूम है डीएनए के साथ फिक्स होता है। आपके शरीर में एक डीएनए होता है। डीएनए जिंदगी में कभी बदलता नहीं, आरएनए बदलता है, डीएनए कभी नहीं बदलता, मरने के बाद भी नहीं बदलता, इसलिए डीएनए परीक्षण किया जाता है। और डीएनए कैसे फिक्स होता है पता है? अपनी आई वडील के जेनेटिक मटेरियल से डीएनए फिक्स होता है। जो आई वडील का जेनेटिक मटेरियल हमको ट्रांसफर हुआ उससे डीएनए फिक्स होता है। और डीएनए के साथ त्वचा का रंग फिक्स हो जाता है। इसलिए जिंदगी में कुछ भी बदलता है, डीएनए नहीं बदलता तो त्वचा का रंग भी नहीं बदलता। आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आप 100 किलो फेयर एंड लवली लगा दो या 100 क्विंटल, कोई फर्क नहीं। तो क्यों फालतू इतना पैसा खर्च? अब एक आखिरी माहिती देना, फेयर एंड लवली बनती कैसे? बहुत मजे की माहिती, आप सब ध्यान से सुनो। मैं आजकल फेयर एंड लवली कंपनी के खिलाफ भी एक केस लड़ा हूं। पेप्सी कोक के खिलाफ जैसे केस लड़ रहा हूं वैसे ही फेयर एंड लवली के खिलाफ ये केस चल रहा है मद्रास हाई कोर्ट में। क्यों मद्रास में? क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा काले लोग है ना। मेरा एक दोस्त है, वो पहले मेरे साथ आईआईटी कानपुर में पढ़ता था, वहीं का है मद्रास का। वो चिपकट काला, आपका घर में तवा होता है ना, तवा, उसको उल्टा कर देगा। और मुझे मालूम है वो 20 साल से फेयर एंड लवली लगा, 20 साल से, और अभी तक गोरा नहीं हुआ। तो मैंने उसके नाम से केस किया। मैं तो कर नहीं सकता। अदालत कहती है भाई जो पीड़ित है उसको लाओ, तो वो पीड़ित है फेयर एंड लवली से।
20 बरस से लगा रहा है, अभी भी चिकट काला है, गोरा हुआ नहीं। उसको मैंने अदालत में पेश किया कि ये आपके सामने है, फेयर एंड लवली 20 साल से लगाता है, इसको अभी तक गोरा रंग नहीं हुआ है, जरा कंपनी को नोटिस देना। तो जज मान गया, हाँ ठीक है नोटिस देना। तो नोटिस देने पे कंपनी का वकील आया, उसको कहा भाई ये तो हुआ नहीं गोरा, आप बोलते हो कि 7 दिन में गोरा हो जाता है, 15 दिन में हो जाता है, 21 दिन में तो ट्यूबलाइट की तरह से चमकने लगता है, ये तो 20 साल से लगा के बैठा, इसको तो कुछ नहीं हो रहा है। तब उस वकील ने कहा कि इस फेयर एंड लवली में कुछ नहीं है, तो फिर तुम जाहिरात क्यों कर रहे हो ऐसा? तो उन्होंने कहा भारत सरकार ने हमको लाइसेंस दिया है झूठ बोलने का, तो हम जाहिरात कर रहे हैं। तो ये है मामला, मुकदमा चल रहा है, थोड़े दिन में फैसला आएगा। तो मजा क्या आया कि जज को हमने एक सवाल कर दिया कि ये फेयर एंड लवली का टेस्ट करा लीजिए, ये है क्या, इसमें बेस क्या है, केमिकल बेस क्या? डूब करके मांस के तेल, डूकर का मांस है ना, उसमें से तेल निकालते हैं, वो तेल से फेयर एंड लवली बनती है, और वो फेयर एंड लवली हम खूब प्रेम से और फिर हम कहते हैं बहुत स्मार्ट हो रहे हैं। मत लगाओ। तो आप बोलोगे फिर स्मार्टनेस कैसे आएगी? मैं आपको जो गहरी बात कहने आया हूं ये कि किसी भी व्यक्ति की स्मार्टनेस क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक इससे नहीं आती। स्मार्टनेस आती है गुण, कर्म और स्वभाव से। आपके गुण बहुत अच्छे, बहुत अच्छे गुण आप में हैं, कर्म बहुत अच्छा करते हैं आप, और स्वभाव आपका बहुत अच्छा है, तो आपसे ज्यादा स्मार्ट दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि ये जो त्वचा है ना, ये तो नश्वर है, आज है कल नहीं रहने वाली। अभी आप जवान हो, थोड़े दिन में बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे, तो आपको जला के फेंक देंगे। मरने के बाद 1 घंटे भी नहीं रखते। हाँ, मरने के पहले गले मिल मिल के प्रेम करते हैं, मरते कहते हैं लेके जाओ, जल्दी हटाओ, खाली करो ये घर। और जब आपको जला दिया जाएगा तो 60-70 किलो का शरीर 20 ग्राम मिट्टी में बदल जाता है, मात्र 20 ग्राम। और उस मिट्टी को मैंने टेस्ट किया तो उसमें 2 ही केमिकल निकलते हैं, फास्फोरस और एक केमिकल कैल्शियम, तीसरा कुछ निकलता नहीं। वो मिट्टी है 20 ग्राम, उस पर इतना गर्व कर रहे हो कि हम गोरे हैं, बहुत स्मार्ट हैं, मूर्खता है। इसलिए भारतीय शास्त्रों में कहा गया है शरीर को प्रेम मत करो, आत्मा को प्रेम करो, क्योंकि आत्मा तो आत्मा को प्रेम करो। आत्मा न काली है न गोरी है, आत्मा को न कोई मार सकता है न कोई उसको चोट पहुंचा सकता है, ये नश्वर है। ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन को, मैंने नहीं कहा, कृष्ण ने कहा। उनकी तो मानो, कृष्ण को मत मानो, कृष्ण की मानो। और अगर कृष्ण की मानो तो सब कुछ आत्म तत्व है। तो शरीर में इतना मत फंसो, शरीर पर इतना घमंड मत करो कि हम बहुत सुंदर हैं। ये सुंदरता किसी की टिकती नहीं है, किसी की नहीं टिकती, गुण सबके टिके। हमारे भारत में पता है क्या होता, कोई मर गया तो उसको याद करते हो, कितना मेहनती था, या कितना देशभक्त था, कितना स्वदेश भक्त था, कितना धर्म प्रेमी था, ऐसे याद किया जाता है किसी को। ऐसे कभी कोई किसी को याद नहीं करता, मर गया कितना गोरा था, मर गया, कभी कोई याद नहीं। तो याद किया जाता है व्यक्ति के गुण से, कर्म से, स्वभाव से। तो वो अच्छे बनाओ, ये फेयर एंड लवली मत लगाओ। तो आप बोलेंगे फिर क्या लगाएं? कुछ मत लगाओ, आप जैसे हो बहुत अच्छे। तो आप बोलेंगे हमारी त्वचा रूखी रूखी हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है। तो ड्राइनेस आएगी नहीं, दूध से नहाओ, कभी ड्राइनेस नहीं। सभी भाई भी नहाए, बहनें भी नहाए, और नहाओ दूध से ना तो दाढ़ी भी दूध से बनाओ, दाढ़ी शेविंग दूध से करो। थोड़ा दूध ले लो, चेहरे में रगड़ो, रेजर चलाओ, बहुत चिकनी दाढ़ी बनती है 10 साल से। 4 फायदे हैं इसके। पहला फायदा है दूध लगाओ तो त्वचा चिकनी होती है, तो रेजर बहुत आसानी से चलता है, तो ब्लेड ज्यादा काम करता है। हाँ, दूसरा फायदा है दूध लगाओ तो गंदगी निकलेगी। मैंने बोला ना, दूध सरफेस टेंशन कम करेगा तो गंदगी निकलेगी, गंदगी निकलेगी तो चेहरा चमकेगा।
चेहरा चमकेगा तो फोकट में स्मार्ट हो जाओगे। वो जो ब्यूटी पार्लर होते हैं ना, वहां मिल्क क्लींजिंग किया जाता है, मालूम है? वो 500 रुपए लेते हैं, मैं फोकट में बता रहा हूँ। इसलिए आप भी दूध से नहाओ, दूध से दाढ़ी बनाओ, बिक्री दूध की बढ़ेगी, मुनाफा शेतकरी समाज को मिलेगा और आपको भी फायदा होगा, देश को भी फायदा। और एक छोटी सी बात हम विद्यार्थियों के लिए, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ, टीवी जाहिरात देख मत लाओ, कभी भी मत लाओ, क्योंकि जो वस्तु का जाहिरात है ना वो उतनी ही खराब है। जो वस्तु में जाहिरात नहीं है ना उसमें क्वालिटी है। ऊस के रस का जाहिरात आता है नहीं, क्योंकि उसमें क्वालिटी है। पेप्सी का जाहिरात आता है क्योंकि क्वालिटी नहीं है। गुड़ का जाहिरात देखा, गुड़, क्योंकि उसमें क्वालिटी है, इसलिए जाहिरात नहीं करना पड़ता। काकड़ी का जाहिरात देखा, काकड़ी, क्योंकि उसमें क्वालिटी है। गाय के दूध का जाहिरात नहीं करना पड़ता, वो अपने से ही बिकता है। जो वस्तुएं क्वालिटी वाली हैं उनका जाहिरात नहीं करना पड़ता। कड़ूलिम के दातन का जाहिरात देखा, क्यों? क्योंकि उसमें क्वालिटी है। कॉलगेट का करना पड़ता है, कॉलगेट में क्वालिटी नहीं है। मालूम है कॉलगेट कैसे बनता है? डूंगर की हड्डियों के पाउडर से। कॉलगेट बनाने वाली अमेरिका की कंपनी है, वो टीवी में जाहिरात करती है और जाहिरात में बोलते हैं कॉलगेट में कैल्शियम है। सुना है? फिर एक दिन मैंने इनको चिट्ठी लिखा और पूछा कि कॉलगेट में कैल्शियम कैसे है? तो उन्होंने कहा हम जो वस्तु से कॉलगेट बनाते हैं उसमें कैल्शियम है। मैं पूछा वो वस्तु क्या है? तो उन्होंने कहा डूंगर की हड्डियां, हड्डियों में बहुत कैल्शियम होता है, मालूम? फिर मैं पूछा कहाँ से लाते हो ये हड्डियां? तो उन्होंने कहा मुंबई में बहुत मिलती है। मुंबई में, जो आपके बाजू में है, मुंबई में एक गांव है, उसका नाम है देवनार, और एक बहुत बड़ा कसाई खाना चलता है, कभी देख के आओ। 14,000 जानवर रोज कटते हैं, रोज, और वो कभी बंद नहीं होता, उसका संडे नहीं होता कसाई खाने। 365 दिन में एक ही दिन बंद होता है, महावीर जयंती को, बाकी 364 दिन चालू रहता है। रोज 14,000 जानवर कटते हैं, उनका मांस निकलता है, मांस बाजार में बिकता है। कुछ मांसाहारी लोग उसे खरीदते हैं और बाकी मांस कुछ कंपनियां खरीदती हैं जिससे वो मांसाहारी भोजन बनाती हैं। आपने टीवी में एक जाहिरात देखा, मैगी, ये मांस के तत्व से बनने वाला भोज्य पदार्थ है मैगी। ये जो डुक्कर का मांस है ना, इसमें से तेल निकल गया, उससे बनती है फेयर एंड लवली। जो मांस है उससे बनती है मैगी। और एक चीज बनती है पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, ये सब मांस है। और लोग लाइन लगा के पिज़्ज़ा खाते हैं। मुंबई में और पुणे में जंगली महाराज रोड, वहां पे पागलों के पागल इकट्ठे होते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, और आजकल वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो बहुत है पुणे में इकट्ठे, वो लाइन में लग जाते हैं। 60-60, 70-70 रुपए का वो पिज़्ज़ा देता है। 5 रुपए की चीज है, पाव होता है ना, बड़ा पाव 5 ही रुपए का है, वो उसको 70 रुपए का देता है और खाते हैं। और ये सब मांस से बनता है, तो आप ये सब मत खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग। मेरा एक ही बात याद रखना, टीवी जाहिरात देख के कुछ लेना नहीं जिंदगी में, क्योंकि ये टीवी इडियट है और जाहिरात सुपर इडियट। कभी तो आप बोलेंगे फिर क्या वस्तु लेना है? अपनी जिंदगी में ये देखो कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रकृति से मिलती है, नेचर से मिलती है, वो सबसे अच्छी, क्योंकि वो भगवान की बनाई हुई है। आदमी की बनाई गई वस्तुओं में हमेशा खोट रहेगा, भगवान की बनाई गई वस्तु में खोट नहीं। तो नारियल पानी पियो, वो भगवान का बनाया, ऊस का रस पियो, भगवान का बनाया हुआ, लिमड़ा का दातन करो, नीम का दातुन करो, भगवान का बनाया हुआ, बबूल का दातुन करो, भगवान का बनाया हुआ। ये कॉलगेट, क्लोजअप वगैरह बंद करो। तो 2 फायदे होंगे। पहला तो फायदा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, 2 लाख कोटि रुपए देश का बचेगा दर वर्ष, 2 लाख कोटि। और इतना बचेगा तो कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, कर्ज नहीं लेना पड़ेगा तो ब्याज नहीं देना पड़ेगा, तो रुपए की कीमत बढ़ेगी, डॉलर की कीमत गिरेगी, और जो रुपए की कीमत बढ़े तो मैंने बोला पेट्रोल 1.25 रुपए लीटर, डीजल 70 पैसे लीटर, सब कीमतें सस्ती हो जाएंगी। तो स्वर्ग इसी देश में आ जाएगा। समझ में आई बात? बस यही मुझे आपसे कहना है।
और एक चलते चलते छोटी सी बात कि जिंदगी में कभी व्यसन मत कर, गुटखा मत खा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, गुटखा, मावा, ये सब नहीं। क्योंकि ये जो व्यसन है ना, ये दो बड़े नुकसान करता है। एक तो आपको खत्म कर देगा, क्योंकि सभी व्यसन में जहर है। अगर गुटखा खा रहे हैं तो कैंसर होने की 100 नहीं 200% गारंटी है। मुंह का कैंसर हो जाए, इतनी खतरनाक चीज है। मेरे पास LCD प्रोजेक्टर आज नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। मैं डॉक्टर भी हूँ पेशे से, होम्योपैथी की चिकित्सा करता हूँ। तो मेरे पास ऐसे 100 नहीं, 1000 नहीं, हजारों पेशेंट आते हैं, क्योंकि मैं निःशुल्क चिकित्सा करता हूँ, इसलिए पेशेंट बहुत आते हैं। तो ऐसे ऐसे पेशेंट है जो गुटखा खा के पूरा मुंह गला लिया, अब वो कहते हैं कुछ कर दो। मैं कहता हूँ अब जो करेगा वो यमराज करेगा, आप बस प्रतीक्षा करो यमराज। आप मत खाओ गुटखा, मावा, दारू, सिगरेट, बीड़ी, कभी नहीं। और एक व्यसन और भी मत करना, चाय का। चाय भी व्यसन है, कॉफी उससे भी खराब व्यसन है। चाय इतना खराब व्यसन है कि रोज चाय पियो, फिर एक दिन ना मिले तो सिर में दर्द होता है। तो ज्यादा चाय कॉफी मत पियो। विद्यार्थियों को तो कभी भी नहीं पीना चाहिए। विद्यार्थियों के बारे में हमारे देश के शास्त्रों में कहा गया है कि विद्यार्थियों को अपनी तेजस्विता बनाए रखने के लिए अपने शरीर की साज संभाल बहुत जरूरी है। इसके लिए कहा गया 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है, ताकि वीर की रक्षा हो सके, क्योंकि तेजस्विता इसी में से पैदा होती है। और सबसे ज्यादा वीर पतन उनका होता है जो चाय और कॉफी में डूबे रहते हैं। मत पियो, अच्छा नहीं। और ये चाय कॉफी से ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है, और बीपी बार बार बढ़े तो हार्ट अटैक आता है। और व्यसन तो है ही, क्योंकि आदत पड़ जाती छूट। तो आप पूछोगे क्या पिए? दूध पियो, है ना अपने यहाँ, तो चाय क्यों पीना, दूध पियो। और दूध जब भी पीना तो गाय का ही पीना, भैंस का नहीं। मशी का दूध पियोगे मशी जैसे ही हो जाओगे। आपने देखी है ना, भैंस मशी खड़ी हो जाए सड़क पे, सामने से ट्रक आए, इधर से बस आए, इधर से ट्रक आए, कितना भी हॉर्न बजाए हटेगी नहीं, वही खड़ी। क्यों? अकल ही नहीं है, हटेगी। और मशी का बच्चा होता है ना, जब वो जन्म लेता है ना, जमीन पे गिर जाता है, खड़ा नहीं हो सकता। 10-12 दिन ऐसे ही पड़ा रहता है, बहुत आगे से होता है, उठा के रखना पड़ता है उसको। और गाय का बच्चा जब पैदा होता है ना, तो आधे घंटे में खड़ा हो जाता है, और अगले आधे घंटे में कूदेगा, और 1 घंटे बाद रनिंग करेगा। पकड़ नहीं सकते उसको, इतना फुर्ती और चुस्ती है। कहां से आया ये? गाय के दूध में से। मशी का दूध पीता उसका बच्चा, देख लो कैसे। एक बार मेरे गांव में शेतकरी समाज की मैंने एक सभा बुलाई। मेरा गांव उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले, तो मैंने सब शेतकरी भाइयों को कहा कि देखो मशी बेचो, गाय ले लो। तो सब मान गए, एक शेतकरी नहीं माना। वो कहने लगा क्या बात करते हैं आप, मशी बेचो? मैंने कहा भाई अच्छी नहीं है, मूर्ख है, महामूर्ख है। तो उसने कहा सिद्ध करो ये महामूर्ख है। अब शेतकरी पढ़ा लिखा नहीं था, उसको कैसे सिद्ध करूं? थोड़े दिन में सोचता रहा, फिर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मशी का बच्चा होता है और गाय का बच्चा, दोनों के बीच मैंने स्पर्धा करी, ये देखने के लिए कि किसका IQ ज्यादा है। IQ समझते हैं, इंटेलिजेंस इंक्वेस्ट, जिससे पता चलता है बुद्धिशाली कौन है। तो वो स्पर्धा में मैंने क्या किया, एक दिन गाय के बच्चे को गांव के बाहर जंगल में छोड़ दिया। मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूर जंगल, और उसकी जो माँ थी आई, उसको घर में बंद करके ताला लगा दिया और उसको जंगल में छोड़ दिया। और मैं भाग के आ गया मोटरसाइकिल से। तो एक शेतकरी जो कहता था वो पूछ लेगा क्या होगा, मैंने कहा ये वापस आ जाएगा, कहीं भी इसको छोड़ो ये यहीं आएगा, अपनी आई को खोजेगा, गांव को खोज लेगा, वहीं आएगा जहां इसकी आई। और वो बच्चा मुश्किल से 2 महीने का था। तो मैं छोड़ के आया, आधा पौना घंटे के बाद देखा वो दौड़ता दौड़ता आ रहा है, और मैं देख रहा हूँ दूर से कि बहुत सारी गाय उसको मिलेगी, वो किसी के पास नहीं जाएगा, वो अपनी आई के पास आके खड़ा और चिल्लाने लगा। अंदर से आई चिल्लाने लगी उसकी, तो ताला खोल दिया मैंने, तो दोनों मिल गए। तो शेतकरी को मैंने समझाया, देखा ये इतना होशियार है कि अपनी आई को पहचानता, गांव को भी पहचानता। तो उसने कहा राजीव भाई इतना तो मशी का बच्चा भी पहचानता। तो मैंने कहा चलो करके देखो। तो अगले दिवस क्या किया, मशी के बच्चे को जंगल में छोड़ दिया।
और उसकी आई को घर में ताला लगा के बंद कर दिया। अब तकलीफ ऐसी हुई है कि वो मशी का बच्चा आज तक गांव वापस नहीं आया है। आप बोलेंगे कहां गया? वो दूसरे गांव चला गया और एक दूसरी मशी के साथ चला गया, और वो मशी इतनी मूर्ख ले गई उसको अपने साथ, उसको मालूम नहीं है कि ये उसका बच्चा नहीं है। ऐसी मूर्ख मशी। अब उसका पियो दूध, क्या हो जाओगे सोचिए। राम जी के पास भी गाय थी, दशरथ के पास गाय थी, शंकर भगवान के पास गाय का नंदी, दत्त भगवान ने भी गाय पाली। मैंने देखा भारत के सब देवताओं ने गाय पाली है, मशी सिर्फ यमराज ने पाली है। तो पियो मशी का दूध और जाओ यमराज के पास। जानेगा तो मत पियो, गाय का ही दूध पीना। अब इसके दो फायदे होंगे। आप गाय का दूध पियोगे तो गाय के दूध के बारे में आयुर्वेद शास्त्रों में कहा गया है कि ये दूध नहीं है, अमृत है, क्योंकि इसमें 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो शरीर को आवश्यक है। गाय के दूध में कैल्शियम है, गाय के दूध में आयरन है, गाय के दूध में विटामिन ए है, कई तरह के प्रोटीन्स हैं। ये 18 तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स गाय के ही दूध में है और किसी में नहीं। इसलिए गाय का दूध अमृत है। तो आपको फायदा होगा शरीर को। मैं दूसरा फायदा देखता हूँ, इस दूध सब गाय का पिए तो गाय की संख्या बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं? गाय की संख्या बढ़ेगी तो बैल की संख्या बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं? मशी तो बैल दे नहीं सकती, गाय ही देखिए ना। बैल होने के लिए शरीर पर एक कंधा चाहिए, वो गाय के बछड़े में हो सकता है। तो बैल जास्ती होंगे तो ट्रैक्टर कम लगेगा, ट्रैक्टर कम लगेगा तो डीजल कम जलेगा। खेती ट्रैक्टर से ना करके बैल से करेंगे, खर्चा कम होगा कि नहीं शेतकरी, और देश का भी खर्चा कम होगा। और डीजल नहीं जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं बनेगी, तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए गाय ज्यादा चाहिए तो बैल ज्यादा होंगे। अब हमारे देश में गाय कट रही है, एक साल में 2.5 कोटी गाय कट रही है, 2.5 कोटी। तो ये कटना बंद होना चाहिए। ये तभी बंद होगा जब आप दूध गाय का पियो। आप गाय को आई कहते हो कि गाय माता है, और दूध मशी का पीते हो। दूध तो आई का ही पिया जाता है ना, तो मशी तो आई है नहीं। सुना कभी भैंस हमारी माता है? सुना है कभी भैंस माता है? आई तो गाय है, तो दूध भी उसी का पियो। आप दूध पियोगे तो एक फायदा तो होगा, बछड़े ज्यादा होंगे तो बैल बनेंगे। एक फायदा और होगा, उसका शेड मिलेगा, शेड फोकट में, और उससे बनेगा खत। शेतकरी को खत चाहिए। एक साल में 4 लाख कोटी रुपए का यूरिया डीएपी डालते हैं शेतकरी। अगर ये 4 लाख कोटी बंद हो जाए यूरिया डीएपी का, तो खत से मिलेगा, शेण खत बनेगा। शेण खत डालने लगे हैं तो उत्पन्न जास्ती होता है और खर्चा कम ही आता है, और पानी का उपयोग भी कम होता है शेण खत का। और मिट्टी की जो सुपीकता है ना माटी की, वो हर साल बढ़ती है अगर शेण खत वापरोगे। तो इतने फायदे हैं, इसलिए गाय का दूध पियो। ठीक है? डेयरी का मत पीना, ये डेयरी वाले सब मिला के देते हैं, भेड़ से उसमें गाय का भी हो सकता है, मशी का भी हो सकता है, गधी का भी हो सकता है, घोड़ी का, सब मिला देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास तो कोई मशीन है नहीं। तो ऐसे लोगों से दूध खरीदो जो गाय पालते हैं, उनकी संख्या है तो गोपालक जास्ती होंगे, और भगवान कृष्ण खुद गोपालक थे, तो हमको गोपालक में कोई शर्म नहीं होनी। समझ में आ रहा है? अब एक आखिरी बात और कह दूं या बंद? बस और कहूं? एक आखिरी बात जो मुझे आपसे कहनी है वो ये, टीवी जाहिरात देखकर दवा मत खरीदना, औषध। जैसे टीवी में औषध का जाहिरात आता है ना, विक्स का जाहिरात है ना, बेनेड्रिल, कोल्डारिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैरासीटामोल, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवाल्जिन, ये कभी मत खरीदना, क्योंकि ये जो औषध का जाहिरात टीवी करता है, मैंने बताया टीवी जाहिरात उसी चीज का करेगा जो बहुत खराब है। ये सब औषध खराब है। दुनिया की एक संस्था है, जागतिक स्तर की संस्था, उसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था ने 5400 औषध को बैन कर दिया है।
निषेध कर दिया कि ये औषध बिकनी ही नहीं चाहिए, लेकिन भारत में वो सब बिक रहे, क्योंकि यहाँ इतनी चोरी होती है, रिश्वतखोरी होती है कि जो औषध अमेरिका में नहीं बिकती वो भारत में लाके बेचते हैं और जाहिरात करके बेचते हैं। ये विक्स एक ऐसी औषध है जो अमेरिका में नहीं मिलती, 20 साल से बंद है, क्योंकि विक्स उपयोग करो तो दमा होता है, अस्थमा। आप विक्स उपयोग करते हैं सर्दी जुकाम ठीक करने के लिए, इससे हो जाता है दमा। ऐसे एक है दवा एस्पिरिन, आप इसको उपयोग करते हैं सिर दर्द मिटाने के लिए, इससे हो जाता है ब्रेन हेमरेज। एक दवा आप इस्तेमाल करते हैं पैरासीटामोल, बुखार के लिए, ताप के लिए, इससे किडनी खराब हो जाएगी, लीवर डैमेज हो जाएगा। तो ये औषध बनता है। फिर आप बोलोगे कौन सी औषध खाना? अपने स्वयं पाक घर में बहुत सारी औषध रखी हुई है, आयुर्वेदिक है, टैक्स फ्री है, कॉस्ट फ्री है, साइड इफेक्ट नहीं है, एक्सपायरी डेट कुछ भी नहीं है उसकी, वो औषध खाना। आप बोलेंगे क्या औषध है? मैं आपको बताता हूँ। सर्दी जुकाम है ना, उसकी सबसे अच्छी औषध अपने स्वयं पाक घर में है आल, अदरक, जिंजर। क्या करना? आल का थोड़ा रस निकालो, फिर उसमें तुलसी का रस मिला दो, थोड़ा उसमें मध मिला दो, शहद, बस, और गर्म करके पी लो सुबह शाम 2 बार। सर्दी, खांसी, जुकाम तीनों मिटा लो। ऐसे ही सर्दी खांसी की एक और औषध है अपने स्वयं पाक घर में, हड़द। हड़द लेके दूध में डालो, गर्म करके पी जाओ, तो सर्दी, खांसी, जुकाम एक ही दिन में मिटा लो। और एक औषध है, जिन लोगों को बार बार सर्दी होती है ना, बार बार सर्दी, हर दिन सर्दी, हर 2 दिन में सर्दी, हर 10 दिन में सर्दी, उनकी सबसे अच्छी औषध है चूना। चूना देखा पान में खाते हैं चूना, वो चूना खाओ, छाछ में, ताक में मिला के, दही में मिला के, तो ये बार बार की सर्दी हमेशा के लिए ठीक होती है। बार बार सर्दी उनको होती है जिनके शरीर में कैल्शियम बहुत कम होता है, और चूना कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है। तो जिनको बार बार नाक बहती है उनको बोलो चूना खाओ। कैसे खाएं? दही में मिला के, ताक में मिला के पी लो। कितना? 1 ग्राम, बस इतना, मामूली से। 8-10 दिन लगातार पिया तो जिंदगी भर सर्दी नहीं होगी। हाँ, इतनी जोरदार चीज है, मुफ्त में आता है, कोई पैसा भी जाता है। ऐसे ही अपने घर में और भी बहुत औषध है, बहुत गंभीर बीमारियों की औषध बताता हूँ। आजकल एक बीमारी आई है, उसका नाम है डायबिटीज, मधुमेह। इसकी सबसे अच्छी औषध अपने रसोई में है, स्वयं पाक घर में, उसका नाम है मेथी का दाना। मेथी दाना देखा, पीला पीला होता है, उसको पानी में डालो रात को, रात भर पानी में रखो, सुबह उठकर वो पानी पी के पीछे से दाना खा लो। चलो 3 महीने कोई सतत खा ले तो उसके बाद डायबिटीज जड़ से ठीक होता है। यही मेथी का दाना संधिवात की भी औषध है, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, हड्डियों का दर्द, इसकी औषध है मेथी का दाना। सिर का दर्द, इसकी भी औषध है मेथी का दाना। आधे सिर का दर्द जिसको माइग्रेन कहते हैं, उसकी भी यही औषध है मेथी का दाना। रक्त के दूषण की जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे चर्म रोग, ये सब रक्त दूषण की बीमारी, इसकी भी औषध यही है मेथी का दाना। हमारी आई को या हमारी ताई को 45 वर्ष जब पूरे होते हैं तो एक खराब समय शुरू होता है जिसको मेनोपॉज पीरियड कहते हैं। उस समय की सबसे अच्छी औषध है मेथी का दाना, बहुत अच्छी है, आप इसका उपयोग करें। कोई ज्यादा महंगी नहीं है, खर्चा भी ज्यादा नहीं। ऐसे ही अपने स्वयं पाक घर में एक बहुत अच्छी औषध, बहुत ही अच्छी, उसका नाम है दालचीनी। दालचीनी को पाउडर बना लो पीस के, फिर मध मिला के, शहद मिला के उसको सुबह सुबह खाओ, तो इससे सबसे तेजी से एक बीमारी ठीक होती है। उस बीमारी का नाम है लठपणा, मोटापा बढ़ता है ना, ये दालचीनी से ठीक होता है। दालचीनी शरीर को एकदम फिक्स कर देती है, जितना होना चाहिए उतना। इसी दालचीनी से एक बीमारी ठीक होती है दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस। ये एक ही दालचीनी 12-15 रोगों को ठीक करती है। ऐसे ही अपने स्वयं पाक घर में एक औषध है काली मिर्च, मिरी। गले के इन्फेक्शन के सब रोग इससे ठीक है। अपने स्वयं पाक घर में एक बहुत अच्छी औषध है अजवाइन। क्या कहते हैं मराठी में अजवाइन? अजवाइन, यस, अजवाइन समझते हैं? छोटा छोटा गोल गोल दाना, आवा कहते हैं।
ये तवे पे भून लो, एक शीशी में बाटली में भर के रखो, थोड़ा इसमें काला नमक मिला देना, तो पेट के पित्त के जितने भी रोग हैं, पित्त के रोग समझते, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, इन सब की सबसे अच्छी दवा यही है, ओवा। और इस ओवा में थोड़ा सौंफ मिला के गर्म करके रख लो, तब तो दुनिया में सबसे अच्छी औषध है ये पित्त के रोग। अपने स्वयं घर में सब औषध है, कोई भी रोग का नाम लो, मैं औषध बताता हूँ। एक भी रोग ऐसा नहीं है जो स्वयं घर से ठीक ना हो। कैंसर जैसा गंभीर रोग, वो भी स्वयं घर में उसकी औषध है। हड़द दो आती है, एक तो हड़द होती है जिसका रंग पीला पीला होता है, येलोइश, और एक हड़द होती है जिसका रंग केसरिया, है ना। ये दोनों हड़द को मिक्स करें, इसका रस शहद के साथ, तो गले का कैंसर मिटा देता है, पेट का कैंसर मिटता है इससे। अमेरिका की सरकार ने हड़द को पेटेंट किया है इसीलिए कि वो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। ये अपने घर में सब है, स्वयं पाक घर में। माहिती नहीं है। माहिती क्यों नहीं है? क्योंकि कॉलेज में कोई ये सब माहिती देता नहीं है, फालतू माहिती कॉलेज में देते हैं। मैं भी कॉलेज में पढ़ा, आप भी पढ़ो, क्या फालतू पढ़ाते हैं, x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x। मैंने बहुत पढ़ाई, खूब पढ़ा, पता नहीं घंटों पढ़ा, काम ही नहीं आया मेरे तो। अब मेरे गणित के प्रोफेसर को कहता हूँ आपने क्यों पढ़ाया, मेरे तो काम नहीं आया। वो कहते यार मुझको किसी ने पढ़ाया, मैंने तुमको पढ़ाया। मेरा ये कहना है कि शिक्षण में वो पढ़ाना चाहिए जो जिंदगी में काम आए। अब अगर ओवा के बारे में आपको पढ़ाया जाए तो काम आएगा कि नहीं? आपके भी आएगा, पड़ोसी के भी काम आएगा, जिंदगी भर काम आएगा। x + y होल स्क्वायर तो सिर्फ मार्क्स देने के बाद खत्म हो जाएगा। तो शिक्षण अगर ऐसा किया जाए जिसमें काम की चीज पढ़ाई जाए, बेकार की हटाई जाए, तो बहुत अच्छा लाभ होगा आपको भी और देश में। आज हमारा जो शिक्षण है, मैं पूरी विनम्रता से और जिम्मेदारी से ये स्टेटमेंट कर रहा हूँ कि मैंने M.Tech तक की शिक्षा ली, जो इंजीनियरिंग की हाईएस्ट डिग्री है, M.Tech, और वो भी IIT से ली। मैंने जितना पढ़ा 99% जिंदगी में कभी काम नहीं, तब भी काम नहीं आया जब मैं शास्त्रज्ञ के रूप में काम करता। जो काम आया वो अलग से मुझे सीखना पड़ा, वो कॉलेज में किसी ने नहीं पढ़ा। मतलब क्या है, सिलेबस बदलने की गरज है। और ये सिलेबस जो आप पढ़ रहे हैं ना, 160 साल पुराना है। एक अंग्रेज आया था, उसका नाम था मैकॉले, उसने ये सिलेबस बना दिया। मैकॉले मर गया, उसके घर वाले सब मर गए, लेकिन वो सिलेबस यहाँ आगे से चलता। सरकार इसको ध्यान देती नहीं। आप सब ध्यान दें तो अच्छा है। मेरा ये कहना है कि जिंदगी में जो फंक्शनल नॉलेज है, ऑपरेशनल नॉलेज है, उसको ज्यादा ग्रहण करो। आपके भी काम का है, दूसरों के काम का। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें मैंने आपसे करी, अच्छी लगी? दूसरों को बोलेंगे? अच्छा, अगर आप बोलेंगे तो इसका लाभ सबको मिलेगा, और नहीं बोलेंगे तो इसका पाप आपके सिर पे लगेगा। भारत में पता क्या कहते हैं, ज्ञान को जितना बांटो उतना ही बढ़ता है और वो मल्टीप्लाई करता है। अपने तक सीमित रखोगे तो पाप के हिस्सेदार बनोगे। तो मैं नहीं चाहता आप पापी बने, मैं चाहता हूँ पुण्यात्मा बने। ये ज्ञान जो मैंने दिया ये दूसरों को दें, वो दूसरे किसी दूसरे को दें। धीरे धीरे ये गांव गांव फैल जाए और ये देश को सुजलाम सुफलाम बनाने में हम सब कामयाब हो जाए।